वेलकम टू सीडीएस जुगाड़ से। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर पीयूष और हम डिस्कस कर रहे हैं सीडीएस 2024 का सेट 2, यानी कि जिसमें हम सितंबर वाले सेट की बात कर रहे हैं। हमने इसमें सेट ए को डिस्कस करना शुरू किया था, जिसमें 40 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए थे और अब बात करनी है क्वेश्चन नंबर 41 से। देखते हैं क्वेश्चन के डायरेक्शंस क्या है, उसके बाद करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन की डायरेक्शंस है बेटा, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ वर्ड ऑफ वर्ड्स अंडरलाइन। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड व्हिच वर्ड क्लास द अंडरलाइन वर्ड ऑफ वर्ड्स बिलोंग्स टू। इंडिकेट और रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। सीधा सा काम है, आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड का क्या है। तो चलो सेंटेंस को पढ़ते हैं और बताते हैं किसका पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा वाला है। 41 बोल रहा है कॉन्सिक्वेंटली दिस poses a threat to agriculture and human health। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, consequently this poses a threat to agriculture and human health। अब यहां पे देखो बेटा, consequently जब भी किसी चीज को हम verb के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं तब ये क्या कह रहा है, consequently मतलब ये क्या कर देगा, एज अ रिजल्ट ये क्या काम कर देगा। तो यानी कि एज अ रिजल्ट मतलब जो भी एक्शन या जो भी वर्ब हो रहा है उसके तौर पे ये क्या काम कर देगा। सो दिस इज एक्टिंग एज अ एडवर्ब हियर, है ना। एडजेक्टिव बाहर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ब और नाउन का काम ये कर ही नहीं सकता है। कॉन्सिक्वेंटली एडवर्ब का काम कर रहा है जस्ट बिकॉज एक तो ये एलवाई से खत्म हो रहा है, दूसरा ये वर्ब को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। सेकंड देखेंगे, हिज ओनली आंसर वॉज अ ग्रंट। सिर्फ उसका ही आंसर जो था वो क्या था, ग्रंट था। जो इकलौता आंसर उसने दिया वो क्या था, ग्रंट। हिज ओनली आंसर वॉज अ ग्रंट। नाउ वी हैव नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन या डिटरमाइनर। अब देखते हैं यहां पे ध्यान से कि ये क्या क्या काम बेटा कर सकता है। देखो, नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है और डिटरमाइनर है। ये चीज तो हमको मालूम चल चुकी है कि यहां पे ये प्रोनाउन और डिटरमाइनर की बात तो नहीं कर सकता, ठीक है ना। डिटरमाइनर है ना प्रोनाउन है ये। अब नाउन और एडजेक्टिव बन रहा है हमारे पास में। अब क्या करेंगे बेटा, यहां पे ओनली आंसर की बात कर रहे हैं, हिज ओनली आंसर वाज अ ग्रंट। ये यहां पे एडवर्ब का काम कर सकता था, ओनली, है ना। तो ओनली आंसर यहां पे दोनों ही चीजें किसका काम कर रही हैं बेटा, नाउन का काम कर सकती हैं या फिर एडजेक्टिव का काम कर सकती हैं। तो इसमें से ओनली आंसर में से जो ओनली है, या तो ये एडवर्ब बन जाएगा या तो ये ओनली आंसर को एक ही वर्ड हम मान सकते हैं। सो यहां पे एडजेक्टिव को हटाएंगे, नाउन के साथ चले जाएंगे, ओनली यहां पे नाउन का काम कर सकता है। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं बेटा। देखो जरा सा, टू स्विम एवरी डे इज गुड फॉर हेल्थ। अब टू स्विम क्या है, हमने सीखा था टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आ जाएगी तो उसको क्या बोलने लग जाएंगे बेटा, हम टू के बाद जैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसको हम बोलने लग जाएंगे ये इन्फिनिटिव है, ठीक। तो टू स्विम क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्फिनिटिव हो रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। पार्टिसिपल बाहर हो जाएगा। पार्टिसिपल तब होता है जब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्टिंग करते हैं और उसके बाद में V3 होता है। जेरेंड सिर्फ आईएनजी होगा तब होगा। एडजेक्टिव तो ये है नहीं क्योंकि 2 + V1 लिखा है, सो इट वुड बी इन्फिनिटिव वर्ब, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट देखेंगे 44th वाला बेटा कौन सा है ये। 44th बोल रहा है, आई डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट दैट आई नीडेड द मनी। मैंने उसको कुछ नहीं बताया है एक्सेप्ट दैट, क्या चीज छोड़ के, कि मुझे पैसा चाहिए। अब यहां पे देखो, मैंने उसको कुछ नहीं बताया है, एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस, मुझे पैसा चाहिए दूसरा पार्ट ऑफ द सेंटेंस। दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन करता है भैया, हमारे पास में होते हैं कंजंक्शन इसको काम करने के लिए। तो एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशन बाहर है, क्या बच रहा है, कंजंक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पे फिट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला नंबर 44 देखते हैं। शी मैरिड एट 18 एंड गेव बर्थ टू हर फर्स्ट चाइल्ड शॉर्टली देयर आफ्टर। उसकी शादी 18 साल में हो गई और उसके कुछ टाइम बाद ही उसका फर्स्ट बेबी बॉर्न हो गया, ठीक। शॉर्टली देयर आफ्टर, देखो गेव बर्थ है ना, मतलब यहां पे वर्ब है। शॉर्टली मतलब कुछ टाइम के बाद ही, शॉर्टली देयर आफ्टर। तो शॉर्टली जो एडवर्ब है इसी को मॉडिफाई करने के लिए देयर आफ्टर लगा है। तो एडवर्ब को कौन सा वर्ड मॉडिफाई कर सकता है, डेफिनेटली एडवर्ब ही कर सकता है। तो प्रोनाउन, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव हटाएंगे, ऑप्शन नंबर डी एडवर्ब के साथ में चले जाएंगे, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट देखो, नंबर 46 क्या कह रहा है। फिर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 46 है बेटा। देखिए, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन हिज क्लास। कहां पे है, इन हिज क्लास में, अपनी क्लास में। क्लास क्या है, नाउन है, हिज क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का काम कहां कर रहा है बेटा ये। अब देखो यहां पे काम कौन सा कर रहा है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, नाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या न्यूमरल एडजेक्टिव है। देखो हिज जो वर्ड है ये पॉजेसिव का काम तो करता है, लेकिन किसके हिसाब से चलेगा ये चीज थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इन हिज क्लास लिखा है, अब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो न्यूमरल एडजेक्टिव का ऑप्शन तो यहां से बाहर हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, ये रिफ्लेक्स कर नहीं रहा है। नाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन में से कोई एक चीज होगी। अब देखो बेटा एक चीज बात समझो ध्यान से, अगर सिर्फ हिज लिखा हुआ है, ठीक है,
अब ये तो एडजेक्ट, यहां पे तो जो काम कर रहा है ये काम कर रहा है पॉजेसिव एडजेक्टिव का, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों में ही हिज लिखा जाता है ना, ये सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, हमने प्रोनाउन से पढ़ा था। तो जब ऑप्शन ही नहीं है भैया यहां पे, तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पे पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह इसको टिक करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन यहां पे फिट हो ही नहीं सकता। अगर यहां पॉजेसिव एडजेक्टिव होता तो इसके साथ हम इसको टिक कर देते, ठीक है। हिज क्लास में हिज का एक्चुअल है पॉजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन ऑप्शन ही नहीं तो पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ में हम जाएंगे, क्योंकि हिज दोनों में ही होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव में भी हिज होता है और प्रोनाउन में भी हिज होता है। इस वजह से यहां पे हमें जाना पड़ेगा पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ में। नंबर 47 को देखते हैं। द माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू द प्लेन्स ऑफ असम। अब देखो यहां पे क्या है, द माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज। फ्लोज क्या है, वर्ब है, वर्ब के जस्ट पहले नाउन हो गया, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सीखा था, माइटी क्या है, एडजेक्टिव है, क्या हो गया, बी। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी बाहर, एडजेक्टिव इसका पार्ट ऑफ स्पीच निकल गया। 48 देखो, द मनी विच वन अर्न्स इज नॉट द मनी फॉर हिमसेल्फ, इट इज फॉर द फैमिली एंड सोसाइटी। हिमसेल्फ क्या है बेटा, सेल्फ या सेल्फ वाले वर्ड क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अब डिस्क्राइब नहीं किया गया कौन सा प्रोनाउन, तो हम सीधा प्रोनाउन पे चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट चॉइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। नंबर 49 तो देखो क्या कह रहा है, 49 बोल रहा है द प्रिंसिपल सेड वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन। ऑलवेज किस चीज का काम कर रहा है बेटा, देखो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड ऑलवेज, शुड क्या है, वर्ब है, बी क्या है, वर्ब है, डिसिप्लिन क्या है, वर्ब है। सारे वर्ब्स के साथ में जो भी चीज लग रही है मॉडिफाई करने के लिए क्या लग रहा है बेटा, एडवर्ब लग सकता है। सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। देखो जो भी वर्ड वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए लगे उसको हम सिर्फ एडवर्ब ही बोल सकते हैं, बाकी कोई भी नाम उसको देना गलत माना जाएगा, ठीक है। चलो 50th क्वेश्चन देखो बेटा, 50th कह रहा द रिवर दैट फ्लोज थ्रू द विलेज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कावेरी। ठीक है, द रिवर दैट फ्लोज। अब द के बाद में द क्या है, यहां पे आर्टिकल है, आर्टिकल के साथ में क्या लिखा है बेटा, आर्टिकल के साथ में या तो हम नाउन लिख सकते हैं या तो एडजेक्टिव लिख सकते हैं। अगर एडजेक्टिव लिखते हैं तो इधर नाउन होना चाहिए, ये नाउन है नहीं, इसका मतलब है ये क्या हो गया, नाउन हो गया। तो रिवर क्या है, नाउन है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। प्रोनाउन ये नहीं है, वर्ब और एडजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता, क्या हो गया, नाउन हो गया, यानी बी ऑप्शन के साथ में यहां पे भी जाना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। जो भी क्वेश्चंस में डाउट हो प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन, मैं उसको जरूर बताऊंगा। डायरेक्शंस में देखिए, इन दिस सेक्शन यू हैव 2 शॉर्ट पैसेजेस, आफ्टर ईच पैसेज यू विल फाइंड सम आइटम्स बेस्ड ऑन दिस पैसेज। फिर से यहाँ पे आइटम लिख के इसने अरमान जगाए हैं, लेकिन यहाँ पे अरमान फिर से टूटेंगे, क्योंकि आइटम्स का मतलब बेटा सिर्फ क्या है, आइटम का मतलब क्वेश्चन ही है। Read the passage carefully and answer the items based on it. You are required to select your answers based on the contents of the passage and the opinion of the author only. जो भी आपके मन में ख्याल आ रहे हैं, जो भी धक धक हो रहा है अंदर, उसको बाहर नहीं निकालने का, उसको मन में रखने का, सिर्फ जो पैसेज कह रहा है उसके बेसिस पे बेटा हम चल सकते हैं। चलिए, it must not be imagined that a walking tour, as some would have us fancy, is merely a better or worse way of seeing the country. There are many ways of seeing landscape quite as good and none more vivid, in spite of canting dilettantes than from a railway station. But landscape on walking tour is quite an accessory. He who is indeed of the brotherhood does not voyage in quest to the picturesque, but of certain jolly humors, of the hope and spirit with which the march begins at morning, and the pace and spiritual replention of the evening's rest. He cannot tell whether he puts his knapsack or it takes off with more delight. The excitement of the departure puts him in key for that of arrival. Whatever he does is not only a reward in itself, but he will be further rewarded in the sequel, and so pleasure leads to pleasure in an endless chain. It is that a few can understand. They will either be always lounging or always at 5 miles an hour. They'll not play off the one against the other. Prepare all day for the evening and all evening for the next day. Okay, यहाँ पे जो भी wanderlust लोग हैं उनके बारे में बात हो रही है. Who are imagining that a walking tour. It must not be imagined that a walking tour, as some would have fancies merely better or worse of seeing the country. ठीक है, यहाँ पे कोई घुमक्कड़ आदमी है जिसने पैसेज लिखा है, जिसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है. सो ही इज अल्टीमेटली प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर. ये मतलब सुबह को शाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, शाम को सब कुछ प्रिपेयर करके चल रहा है कि कल मैं कैसे मजे लूंगा, कैसे मैं मजे करूंगा, घूमूंगा. जो सारा जो देश है, जो सारा जनरली जो लोग होते हैं वो ये वाले मजे नहीं ले पाते हैं. सम सॉर्ट ऑफ दीज थिंग्स. Now, to be properly enjoyed, a walking tour should be gone upon alone. If you are in a company or even in pairs, it is no longer a walking tour in anything but name. सिर्फ नाम का ही, अगर आप किसी के साथ जा रहे हो या फिर अगर आप पेयर या कपल में जा रहे हो तो सिर्फ नाम का ही टूर है. इट्स नो लॉन्गर अ वॉकिंग टूर इन एनीथिंग बट नेम. इट इज समथिंग एल्स एंड मोर इन द नेचर ऑफ अ पिकनिक. अ वॉकिंग टूर शुड बी गॉन अपॉन अलोन बिकॉज फ्रीडम इज ऑफ द
essence, because you should be able to stop and go on and follow this way or that as the freak takes you, and because you must have your own pace and neither that alongside a champion walker nor mince in time with a girl, and then you must be open to all impressions and let your thoughts take color from what you see. You should be as pipe for any wind to play upon. I cannot see the wit, says Hazlitt, of a walking and talking at the same time. When I am in the country, I wish to vegetate like a country, which is the gist of all that can be said upon the matter. There should be no cackle of voices at your elbow to jar on the meditative silence of the morning, and so long as a man is reasoning, he cannot surrender himself to that fine intoxication that comes of much motion in the open air, that begins in a shot of dazzle and sluggishness of the brain and ends in a peace that passes comprehension. भैया यहाँ पे सोलो ट्रैवलिंग को बहुत प्रेफर किया गया है। इसने बोला है कि अगर आपको सारे मजे लेने हैं, सब कुछ करना है, कोई रुकावट, कोई बाधाएं, कोई हिंड्रेंसेस नहीं चाहिए, तो अकेले जाओ, अकेले ट्रैवल करो, कोई पेयर, कोई कपल के साथ जाने की जरूरत नहीं है। अकेले जाओ, सारे मजे लो, कोई आपके एल्बो पकड़ के रोकेगा नहीं कि भैया धीरे चलो या बोलेगा भैया तेज चलो। जिस स्पेस से जाना है, जिस स्पीड से जाना है, मस्त जाइए, मस्त मजे करिए। यानी अकेले जिंदगी जीने की इनकी इच्छा है फिलहाल, जो ऑथर भाई साहब हमारे हैं उनकी। तो चलिए उनका मन भी रखते हैं और अपने क्वेश्चन को भी आंसर करने की कोशिश करते हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन 51 वाला यहां पे हमारे सामने आ चुका है। चलिए देखते हैं इसका आंसर को हमको किस तरीके से करना है। देखो, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ वॉकिंग टूर? सीइंग द लैंडस्केप, क्वेस्ट ऑफ द पिक्चरेस्क, लॉन्गिंग फॉर प्लेजर, डिजायर फॉर एजुकेशन। क्या बता रहा था भैया? पहले सबसे दुनिया में मजा अगर लेना है तो क्या होना चाहिए? अकेले आपको ट्रैवल करना चाहिए। लैंडस्केप नहीं देखने का मन है, क्वेस्ट फॉर द पिक्चरेस्क, इसका भी कोई मतलब नहीं है। लॉन्गिंग फॉर प्लेजर, भैया इसी चीज के लिए तरस रहे थे, सो दिस इज द ओनली मोटो। सी के साथ भैया हम चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर चॉइस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, सॉरी 52 पे आते हैं। देखो 52 क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अ वॉकिंग टूर शुड बी गॉन अपॉन अलोन बिकॉज, वॉकिंग पैसेज के हिसाब से वॉकिंग टूर को अकेले चलना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? इट इज मोर इन द नेचर ऑफ अ पिकनिक। ही मे पुट हिज knapsack on and take it off with more delight. It will add to individual excitement या फिर it will provide freedom which is of the utmost importance. See, last में इसने ये चीज बोली है कि अगर आपको exact enjoyment चाहिए पैसेज का, so you need what? You need, आपको खुद अकेले चलना है ताकि utmost जो freedom हो पाए, कि भैया कोई तेज चलने के लिए नहीं कह रहा, कोई धीरे चलने के लिए नहीं कह रहा, कोई ये नहीं कह रहा कि यहां रुक जाओ वहां रुक जाओ, ऐसा कुछ नहीं होना है। सो अल्टीमेटली पैसेज के हिसाब से वॉकिंग टूर शुड बी गॉन अपॉन अलोन बिकॉज, क्योंकि ये चीज क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है आपको फ्रीडम विच इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। ये फ्रीडम आपको दे रहा है कि जैसे मर्जी, जहां मर्जी, जिस तरीके से मर्जी जाना है जाओ। सो डी ऑप्शन गोज बेस्ट, ए बी सी वुड बी किक्ड आउट। 53rd क्वेश्चन पे रुख करते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहता है ये। क्वेश्चन नंबर 53 स्क्रीन पे आपके सामने है, देखिए ध्यान से। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट कैन एडवर्सली अफेक्ट the walking tour? Walking and talking at the same time, walking to rise above the everyday worries of life, walking to experience the beauty of the surroundings, walking to meditate in silence. भैया ये चीज तो नहीं करेगी, डी वाला तो नहीं करेगा। walking to experience the beauty of the surroundings, ये चीज what can adversely affect तो नहीं करेगी। adversely affect तो नहीं करेगी भैया कि आसपास की ब्यूटी देख रहे हो आप, अबे ये तो अच्छा करेगा। बी देखो, walking to rise above the everyday worries of life, अबे ये चीज परेशान थोड़ी करेगी, है ना, ये चीज एडवर्सली थोड़ी इफेक्ट करेगी। क्या हो जाएगा? ए, वॉकिंग एंड टॉकिंग एट द सेम टाइम, ये चीज एडवर्सली इफेक्ट करेगी। तो क्या चीज खराब हो रही है? वॉक और बात करना एक साथ में, मतलब बात नहीं करना है, सिर्फ चीजों की ब्यूटी को एंजॉय करना है। दिस इज व्हाट पैसेज सेज, है ना। अगर अगले दिन सुबह उठने की सारी बातें करने लगोगे तो इससे ये चीज एडवर्स इफेक्ट थोड़ी कर रहा है, लेकिन सिर्फ बात ही करना इस चीज को नेगेट करने लग जा रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चल देंगे बेटा। 54th नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, देखिए जरा ध्यान से। 55th वाले को भी स्क्रॉल कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए 54th और 55th को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ शुड अ वॉकिंग टूर कंक्लूड? कैसे कंक्लूड होना चाहिए, मतलब लास्ट क्या होना चाहिए कि भैया ये वॉकिंग टूर अब मेरा पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या होना चाहिए? with the meditative peace above the real surroundings, with a peace that delights you. Exactly, देखो यहां पे सिर्फ मेडिटेटिंग की बात नहीं है, मेडिटेटिव की बात नहीं है, ऐसा पीस मिल जाए जिससे आपको मजा आ जाए भैया कि मुझे खुशी मिल गई, जिस पर्पस से मैं गया था वो पर्पस मेरा पूरा हो गया। विद द इंप्रेशंस ऑफ द सराउंडिंग्स, विद द साउंड्स ऑफ द बर्ड्स अराउंड यू। ये सारी चीजें तो किसी के साथ में भी हो सकती हैं, लेकिन जो चीज डिलाइट कर रही है आपको, वो ऐसा कर रहा है कि जो भैया बिल्कुल फ्रीडम से हो, जो चीज अकेले जाके हो, जिसमें किसी के साथ बाउंडेशंस ना हो, वो चीज आपको अल्टीमेट डिलाइट देगी। सो बी ऑप्शन वुड बी द गुड चॉइस।
55 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिलेटेंटे? सी डिलेटेंटे कौन लोग होते हैं? ऐसे लोग होते हैं जिनको मतलब जैसे मान लीजिए मुझे क्रिकेट खेलना नहीं पसंद है, ठीक है, मतलब मैं नहीं खेल पाता हूं, बिल्कुल बुरा हूं मैं क्रिकेट खेलने में, ये सच बात है, मतलब मैं सिर्फ एग्जांपल भी दे रहा हूं और ये सच भी है। लेकिन अगर कभी मैंने किसी बच्चे को क्रिकेट खेलता देखा, मुझे लगा यार चलो खेल लेते हैं, तो अब मतलब वैसे तो इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी मैं उसमें खेलने लग जाऊं और मैं ठीक खेलने लग जाऊं, तो मेरे को डिलेटेंटे बोलेंगे। ये एक वर्ड होता है, बहुत बढ़िया वर्ड है, याद रखो इसको। पर्सन हु कल्टिवेट एन एस्थेटिक परसूट विदाउट रियल इंटरेस्ट, ये है इसका आंसर। पर ऐसे लोग जो मतलब बिना रियल इंटरेस्ट ना हुए उस चीज को एस्थेटिक की तरह देख रहे हैं, यार पुराना टाइम याद आ रहा है तो चलो थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल लिया, इसको डिलेटेंटे बोलते हैं बेटा। प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं ये, मॉर्निंग जॉगर्स को डिलेटेंटे नहीं बोलते हैं, स्कूल ट्रैवलर, अरे बाप रे तीनों गलत हैं, ये बी सी डी गलत है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्सन हु कल्टिवेट एन एस्थेटिक परसूट विदाउट रियल इंटरेस्ट, सच में इंटरेस्ट नहीं होता है और बस उस चीज को बस नॉस्टैल्जिया जैसा हो जाता है, इसलिए वो उस चीज में इन्वॉल्व होने लगते हैं, उनको डिलेटेंटे बोलते हैं। इसको पढ़ने का तरीका है डिलेटेंटे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा एक भयानक सा और पैसेज। तो चलो पैसेज नंबर 2 की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है ये। हिस्टोरिकल एनालिसिस कंबाइंस सेवरल लेवल्स ऑफ थिंकिंग एंड स्टडी, posing a question about the past, setting up the problem in a form intended to facilitate its solution, solving the problems and verifying the solution or interpretation। ठीक है, हिस्टोरिकल एनालिसिस कंबाइन सेवरल लेवल्स ऑफ थिंकिंग एंड स्टडी। हिस्टोरिकल एनालिसिस इन चीजों को करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं कि भैया पास्ट का क्या है, सेटिंग अप द प्रॉब्लम इन अ फॉर्म इंटेंडेड टू फैसिलिटेट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके बताए जाते हैं। अब इसी चीज पे आगे बात है, लेट्स रीड द पैसेज, उसके बाद जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको वापस आके पढ़ लेंगे। Academic history relies on formal analysis based on rational and systematic apprehension of relevant evidence. Yet such formal analysis can be seen as a subset of the broader category of interpretation, including responses to evidence that are impressionistic and informal rather than formal and logically structured. Indeed, the many genres of academic and popular history run the full gamut from logically systematic to impressionistic. Historians come from widely varying range of philosophical traditions, and the varying philosophies lead to quite different ways of posing questions and answers. The distinctions among philosophical principles sketched here to help show how it is that different analytical priorities arise on the main topics proposed for analysis. They also show how historians can rely on similar data yet come to different on conflicting conclusions. 19th century philosophical outlooks remain central to the world historical analysis, most notably the dialectics of G.W.F. Hegel and the materialism of Karl Marx. Another great 19th century current of the thought was positivism, elaborated by Auguste Comte and focusing on study through breaking large problems into small ones, seeking deterministic relationship within the smaller problems. Philosophies of structuralism and postmodernism have developed in more recent times, rejecting the positivist separation of problems into discrete subproblems and emphasizing interaction among aspects of the problem. आगे भी है क्या? नहीं है, चलो ठीक है। बात क्या हो रही है, देखो कभी भी अगर ऐसा फिलोसॉफिकल पैसेज आ जाए और आप फिलोसफी में बहुत ज्यादा नहीं हो तो छोड़ सकते हैं पैसेज को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं सो वील अटेम्प्ट दैट, नहीं तो पैसेज को छोड़ देंगे। देखो बहुत ज्यादा टाइम उस पर वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है। बट फिलहाल इस पैसेज का जिस्ट ये था कि भैया देखो जो प्रॉब्लम्स है, हिस्ट्री ने बहुत सारे तर्क दिए हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। एक तो उसके पास्ट को देखते हुए चले आओ, जैसा चल रहा है वैसा ही उसको सॉल्व कर दो। जैसे मान लो अगर हमें एक आदमी है उसकी प्रॉपर्टीज को डिवाइड करना है, अब इसके बहुत सारे तर्क हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं हिस्ट्री में ऐसा चलता है कि दादाजी की प्रॉपर्टी पापा को मिलेगी, पापा की उसके बेटे को मिलेगी, उसके बेटे की उसके बेटे को मिलेगी। हम इसी कस्टम से फॉलो करते हुए चलते आ रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम था जिसका सोल्यूशन हमने पास्ट से रिलेट करके लोगों को दे दिया है, चीजों में अप्लाई कर दिया। अब कह रहा है कि भैया हर जगह लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है। हिस्टोरियंस होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं तर्क ढूंढते हैं, और बहुत सारे जो फिलोसोफर्स रहे जैसे कार्ल मार्क्स हैं और भी जो हेजल वगैरह की बात करिए, ये लोग फिलोसोफर्स रहे हैं, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्या होना चाहिए, कभी कभी इनको अप्लाई कर देते हैं, कभी कभार प्रॉब्लम्स को बीच बीच में ब्रेक डाउन कर देते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, इसका क्या सोल्यूशन है। मान लो एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सबके सोल्यूशंस निकाले और मर्ज करके फिर एक प्रॉपर सोल्यूशन बना लिया। सो देयर आर वेरियस वेज ऑफ फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम जो भी अराइज हुई है, चाहे अभी हुई है चाहे पहले से हुई है। तो ऐसे बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं इसको पता लगाने के। सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस और देखते हैं क्या क्या पूछा जा रहा है। पहला बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अमाउंट टू हिस्टोरिकल एनालिसिस। कौन सी चीज हिस्टोरिकल एनालिसिस को रिप्रेजेंट या अमाउंट इस चीज में नहीं करती है। चलो देखा जाए। Posing a question about the past, setting up the problem in a form of intending to facilitate the solution। बिल्कुल ये तो करता ही है कि भैया जो भी क्वेश्चन है उसको पास्ट से रिलेट कर दो और फिर उसके आंसर को बता दो,
ये तो भैया कर रही है, हमें नॉट बताना है, तो पहला बाहर हो गया। बी देखो, सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड वेरीफाइंग द सॉल्यूशन और इंटरप्रिटेशन, डेफिनेटली ये तो करना ही है, सॉल्यूशन पता लगा और वेरीफाई कर लो पास्ट से रिलेटेड या हिस्ट्री से रिलेटेड, तो बी वाला भी बाहर हो गया। क्या बच रहा भैया, सी वाला देखो, कंबाइन सेवरल लेवल्स ऑफ थिंकिंग एंड स्टडी टू अराइव एट अ कंक्लूजन। सेवरल लेवल्स ऑफ थिंकिंग को कंबाइन करो, ड्राइंग फ्रॉम एविडेंस टू मेक इंप्रेशनिस्टिक एंड इनफॉर्मल कंक्लूजन। ये चीज भैया, ये तीनों चीजें हो रही हैं, लेकिन फिलहाल सी सजेस्टेड है बट हो नहीं रहा है। क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग डज नॉट अमाउंट टू हिस्टोरिकल एनालिसिस। हिस्टोरिकल एनालिसिस को ये चीजें कौन सी नहीं करनेगी, अगर हम अभी वाली बात को करेंगे, जितने भी डेटा हैं हमारे अभी जो हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, इन सबको अगर हम क्लब करके एक सॉल्यूशन पे पहुंचे, तो ये हिस्ट्री से रिलेट तो नहीं कर रहा है, यही तो पूछ रहा है, कौन सा वाला हिस्टोरिकल एनालिसिस को रिलेट नहीं कर रहा है, तो कौन सा नहीं कर रहा है, अगर हम चीजों के सॉल्यूशंस को निकालें, उसको कंबाइन करके एक रिजल्ट या कंक्लूजन निकाल दें, तो ये चीज हिस्ट्री को रिलेट नहीं कर रही है, मतलब ऑप्शन सी ऑब्वियसली इसका करेक्ट चॉइस बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखा जाए बेटा। 57 अभी नीचे ही है, लेट्स लुक एट 57। The many genres of academic and popular history run the full gamut from logically systematic to impressionistic। मतलब क्या है, the range of texts arise from those varies based on objective analysis and those based on subjective assertions। देखो जितने भी जॉनर्स हो सकते हैं एकेडमिक और पॉपुलर हिस्ट्री के, रन द फुल गैमेट फ्रॉम लॉजिकली सिस्टमैटिक टू इंप्रेशनिस्टिक। अब जो जितने भी सजेशंस हो सकते हैं कि भैया इनके हिसाब से ये है, इनके हिसाब से ये है, इनका बहुत सारा वेरिएशन है, ये बात यहां पे हो रही है। द रेंज ऑफ टेक्स्ट वेरीज फ्रॉम दोज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड दोज बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव असर्शंस। ये कह रहा है कि कुछ तो ऑब्जेक्टिव है कि भैया इस तरीके से ही चलता चला आ रहा है, इसी को हम इस तरीके से रखेंगे। कोई चीज जो फिक्स है, जो बदल नहीं सकती, उसको बोला जाता है बेटा ऑब्जेक्टिव। कोई चीज और फिक्स है जो बदल नहीं सकती, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। और कुछ सब्जेक्टिव चीजें हैं, जो चीज क्या हो रही है, जो चीज किसी धर्म में किसी तरह से हो रही है, किसी धर्म में किसी तरीके से हो रही है, या कुछ रिलीजन वाले इस तरह से कर रहे हैं, कुछ कास्ट वाले इस तरीके से कर रहे हैं, तो ये चीजें सब्जेक्टिव भी होती चली आ रही हैं। अल्टीमेटली एक ही चीज पे पहुंचती है, लेकिन कुछ चीजें सब्जेक्टिव है बेटा। तो यही वाली बात यहाँ पे 57 में कहा जा रहा है कि ये बहुत सारे वेरिएशंस देखने के लिए मिले हैं, कभी सब्जेक्टिव कभी फिक्स रहते हैं, कभी ऑब्जेक्टिव कभी सब्जेक्टिव मतलब कभी वेरी करते हैं, और कभी ऑब्जेक्टिव मतलब कभी फिक्स रहते हैं। So this is what passage talks about। B देखते हैं, historical analysis that is rarely vague to that which establish evidence। rarely vague नहीं है, बहुत सारा vague है, मतलब unclear बहुत सारी चीजें हैं। So historical analysis is that is rarely vague to that which establishes evidence। आधी अधूरी बात हो गई, बाहर कर देंगे। C देखो, historical analysis that is always vague to that which establishes no evidence। C is also out। D देखो, historical analysis that is rarely systematic to that which establishes evidence। अब यहाँ पे systematic वाली की बात तो करी नहीं, rarely systematic तो हो गया, लेकिन properly systematic वाली बात तो करी नहीं। So these also out। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे as the correct choice, this would be taken। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। 58 क्या कह रहा है बेटा, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर मेक्स हिस्टोरियंस कम टू कॉन्फ्लिक्टिंग कंक्लूजन्स। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग कंक्लूजन्स के लिए कौन सी चीजें ऑथर के हिसाब से कौन सी चीजें कॉन्फ्लिक्टिंग कंक्लूजन्स पे पहुंच रही है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स लेके आ रहे हैं कंक्लूजन्स में। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर फिलोसॉफिकल बिलीव्स इन आस्किंग क्वेश्चंस ऑन द सेम डेटा। दे अप्लाई डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑन द सेम डेटा। दे गो फॉर द प्राइमरी डेटा एंड एविडेंस। अब ये चीज तो नहीं आ रही है, देखो अगर ये प्राइमरी डेटा और एविडेंस पे जाएंगे तो ये चीज तो सेम हो जाएगी, तब यहाँ पे कंक्लूजन तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ही नहीं। देखो फॉर द प्राइमरी डेटा एंड एविडेंस, अगर प्राइमरी डेटा और एविडेंस मतलब हिस्ट्री पे गए तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, सबको एक ही चीज मिलेगी, तो C3 बाहर है। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द करंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। अभी इसकी बात तो हुआ ही नहीं था, ये तो बाहर हो गया। What according to the author makes historians come to conflicting conclusions। conflicts में कब आ जाते हैं, they are influenced by their philosophical beliefs in asking questions on the same data। अब अगर philosophical beliefs पे गए, कोई मान लो कार्ल मार्क्स को मानता है, कोई मान लो सोक्रेटिस को मानता है, ठीक है, और किसी के हिसाब से मान लो जो ये हेग दिए गए थे, हेजल दिए गए थे, इनको मानता है। अब तीनों के हिसाब से अलग अलग सॉल्यूशंस आएंगे, अब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगी, तो ए सही है। बी देखो, दे अप्लाई डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑन द सेम डेटा। सेम डेटा पे अलग अलग इंटरप्रिटेशन अगर करेंगे तो बात सब्जेक्टिव हो जाएगी, अलग अलग चीजें अलग अलग चीजों को समझा रही होंगी। अब इस चीज पे बेटा बात दिक्कत करने लग जाएगी, तो टेक 2 और 1 वाला यहाँ पे आंसर की तरह चलने लगेगा। सो 1 and 2 ओनली। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 3 4 2 and 1 1 2 3 and 4 सारे यहाँ पे गलत है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। देखिए 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 59 बोल रहा है विच वर्ड और वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द असर्शन दैट all events and human actions are ultimately shaped by causes external to the will। कौन सा वाला जा सकता है, all events and human actions are ultimately shaped by the causes external to the will।
इंप्रेशनिस्टिक, आइडियलिस्टिक अप्रोच टू हिस्ट्री, डिटरमिनिस्टिक रिलेशनशिप या डायलेक्टिक्स? कौन सा वाला चलेगा बेटा? हमने यहाँ पे किसकी बात करी थी? इंप्रेशनिस्ट की बात करी थी। देखो जब ये चीज किस तरह से चल रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, there are many genres of academic and popular history run the full gamut from logically systematic, एक पहला हो गया लॉजिकली सिस्टमैटिक और दूसरा क्या हो गया? इंप्रेशनिस्टिक। इंप्रेशनिस्टिक का मतलब क्या हो गया? एक तो सिस्टमैटिक है, देखो यहाँ पे ऑल इवेंट्स एंड ह्यूमन एक्शंस आर अल्टीमेटली शेप्ड बाय कॉजेस एक्सटर्नल टू द विल। विल के जो एक्सटर्नल है मतलब विल से बाहर है, आपको नहीं मालूम कि कौन सी चीज किस तरीके से चल रही है। सो एक तो हो गया लॉजिकली सिस्टमैटिक जिसमें पता है कि एग्जैक्टली किस तरह से चल रही है, और दूसरा नहीं मालूम है किस तरह से चल रही है। तो इंप्रेशनिस्टिक का मतलब क्या हो गया? जो चीज नहीं मालूम है किस तरह से चल रही है, एक्सटर्नल टू द विल हो रहा है। कौन सा हो जाएगा? इंप्रेशनिस्टिक हो जाएगा। अगल बगल ही क्वेश्चन दिए, रिलेट करना भी काफी आसान है। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर ए बेटा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 60। देखिए 60th क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। Which of the following relates to the postmodernist approach to history? Postmodernist approach builds on positivism. Postmodernist approach emphasizes interaction among aspects of problem. Postmodernist approach rejects both the separation of problems into sub-problems and interaction among them. Postmodernist approach supports separation of problems and interaction among them. Exactly. ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाना पड़ेगा। पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच क्या होती है? सपोर्ट करती है सेपरेशन ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इंटरैक्शन अमंग देम। दिस इज व्हाट पैसेज राइट। सो हम ए बी सी को भैया यहां से हटा देंगे और डी के साथ में चल देंगे सीधा सीधा, बिकॉज हमें पैसेज के हिसाब से ही चलना था। उसके बाहर अगर चले भैया तो पैर तोड़ दिए जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन के डायरेक्शंस हमें कह रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। ठीक है, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन दिस सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस विद 4 ऑप्शंस। सेलेक्ट विच एवर प्रेपोजिशन और डिटरमाइनर यू कंसिडर द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस। अब देखो 2023 तक जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं, या कह लो 2022 के लास्ट तक जो पेपर आए हैं, उसमें ऊपर लिखा होता था प्रेपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। लेकिन 2023 के बाद से लिखना बंद कर दिया इन्होंने, ताकि आप थोड़ा और अलर्ट होकर देखो। यहां पे देखो बीच में लिखा है कि भैया प्रेपोजिशन और डिटरमाइनर के बेसिस पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, ऐसा नहीं अनसेंट कुछ भी आपने भर दिया। तो खैर ऑप्शंस में तो वही चीजें होंगी, लेकिन जो भी डायरेक्शंस लिखे गए हैं वो सिर्फ माइन्यूटली लिखे गए हैं, ऊपर इंडिकेट करने के लिए हिंट बिल्कुल नहीं दिया है, और जो हेडिंग डालते थे वो भी इन्होंने गायब कर दिए। तो थोड़ा सा अलर्ट आपको ज्यादा होना पड़ेगा। अब बेटा 24 में आई सॉ नंदिनी डैश शी वॉज वेटिंग फॉर द बस। अब देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस यही है कि हम एग्जैक्टली टाइम पे दिमाग लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते हैं। आई गेस सब कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, तीनों क्वेश्चन दिख रहे हैं राइट। सो यहां पे बोल रहा है आई सॉ नंदिनी डैश शी वॉज वेटिंग फॉर द बस। मैं नंदिनी को देख रहा था, मैंने नंदिनी को देखा जब वो बस के लिए वेट कर रही थी। तो हमारे पास कौन सा चाहिए? हमें यहाँ पे चाहिए जब नंदिनी बस के लिए वेट कर रही थी। तो ड्यूरिंग नहीं होगा, ऑन हो ही नहीं सकता, फॉर नहीं हो सकता, वाइल हो सकता है। वाइल का मतलब क्या होता है? जब बेटा। ठीक है, तो जब नंदिनी बस के लिए वेट कर रही थी तब मैंने नंदिनी को देखा था। अब फिर देखते हैं 62। दिस सॉस हैज टू बी यूज डैश 23 सितंबर। क्या होता है? इतना सिंपल है। कब यूज करना है बेटा? दिस सॉस हैज टू बी यूज्ड बाय 23 सितंबर, है ना। 23 सितंबर तक इसको यूज कर देना है, या फिर यहां पे बिफोर भी हो सकता था, यहां पे बिफोर 23 सितंबर भी हो सकता था। लेकिन अगर बिफोर लिखा होता तो बाय नहीं होता ऑप्शन में, बाय लिखा है तो बिफोर नहीं है। याद रख लो इस चीज को, दोनों में से कुछ एक ही होगा। तो फॉर विद और विद इन नहीं, बाय जब भी डेट होती है तो हम बाय के साथ में लिखते हैं बेटा, है ना। जैसे आप किसी चीज पे देखो, खाने वाली लिखा होता है यूज बिफोर दिस डेट, यूज बाय भी होता है, यूज बिफोर भी होता है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही होगा। ऑप्शन में कभी भी बिफोर और बाय एक साथ नहीं होगा। ठीक है, याद रखिए इस चीज को। चलो 63rd की बात करते हैं। 63rd क्या कह रहा है बेटा? एक क्वेश्चन यहां से कैसे गलत लगा दिया, अरे चलो हटाते हैं इसको। 63rd क्या कह रहा है? देखो ध्यान से। 63rd कह रहा है आई विल बी वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट डैश 10:30 PM। मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही होंगी डैश 10:30 PM। 10:30 बजे तक मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही होंगी। अब तक के लिए मुझे एक वर्ड चाहिए। तक के लिए कौन सा वर्ड है? ड्यूरिंग तो होगा नहीं, सिंस भी नहीं लगा सकते क्योंकि सिंस के बाद में ये नहीं लगता है, अंटिल हो सकता है, इन तो होगा नहीं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटा, अंटिल 10:30 PM हो जाएगा सीधा। आई हैव डैश एनर्जी लेफ्ट टू कंप्लीट द वर्क। आई हैव फ्यू एनर्जी लेफ्ट, फ्यू ले लगाएं क्योंकि गिन नहीं सकते हैं, मैनी भी गिनने के लगाया था इसलिए भी बाहर हो गया, एनर्जी गिनी नहीं जा सकती है। आई हैव एनी एनर्जी लेफ्ट नहीं, आई हैव नो एनर्जी लेफ्ट, जिसका एक भाई क्या है? लिटिल एनर्जी लेफ्ट। लिटिल का मतलब भी ऑलमोस्ट नो होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। आई हैव लिटिल एनर्जी लेफ्ट टू कंप्लीट दिस वर्क, या फिर आई हैव नो एनर्जी लेफ्ट टू कंप्लीट दिस वर्क। दोनों में से कुछ भी सही हो सकता है। ठीक है, चलिए 64th के बाद लेट्स गेट टू 65th वाला क्वेश्चन बेटा। आई हैड डैश ट्रबल फाइंडिंग द हाउस।
आई हैड एनी ट्रबल फाइंडिंग द हाउस का कोई सेंस नहीं है, आई हैड एनी ट्रबल का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल गलत है। आई हैड एनी ट्रबल नहीं, आई अब यहां पे कुछ पॉजिटिविटी दिखा रहा है, तो हमने एनी और सम समझा था, एनी क्यों होता है नेगेटिव और सम होता है पॉजिटिव, तो कह रहा है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई घर ढूंढने में, तो यहां पे देखो फ्यू तो लिखेंगे नहीं क्योंकि यहां पे ट्रबल लिखा हुआ है ना, परेशानी लिखा हुआ है, ऑल ट्रबल तो कुछ मतलब नहीं बना रहा, क्या एक पॉजिटिव है, सम पॉजिटिव है बेटा, सो आई हैड सम ट्रबल फाइंडिंग द हाउस की बात करने लगेंगे क्योंकि इकलौता पॉजिटिव वर्ड यहां पे यही लिखा है, ऑल लगा नहीं सकते क्योंकि यहां पे सेंस नहीं बनेगा, फ्यू यहां पे काउंटेबल नहीं है इसलिए नहीं लग पाएगा बेटा, आई हैड सम ट्रबल इन फाइंडिंग द हाउस यहां पे करेक्ट हो जाएगा। लेट्स लुक एट 66 वाला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस को स्क्रॉल कर ले, क्या नहीं हो पाएगा, चलो 2 ही करते हैं बेटा। डैश ऑफ दीज ऑफिसर्स आर वेरी वेल ट्रेन्ड, much of these officers, not of these officers, most of these officers या one of these officers are very well trained। एक चीज तो यहां पे क्लियर हो गई है, एक चीज तो यहां पे बहुत आसानी से क्लियर हो गई है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन ये क्या कह रहा है बेटा कि डैश ऑफ दीज ऑफिसर्स आर वेरी वेल ट्रेन्ड, अगर मैं यहां पे 1 लगाता हूं तो यहां पे इज होना चाहिए, मतलब 1 बाहर हो गया। नॉट वन ऑफ दीज ऑफिसर्स आर वेरी ट्रेन्ड का मतलब नॉट ऑफ दीज ऑफिसर्स का कोई सेंस नहीं है, मच लगाते अगर गिन नहीं सकते थे, लेकिन ऑफिसर्स को तो गिन सकते हैं, क्या बच रहा है मोस्ट ऑफ दीज ऑफिसर्स, और मोस्ट के बाद में क्या लगता है आर लगता है, इसलिए 1 भी यहां से बाहर हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी दैट इज मोस्ट हो जाएगा यहां पे करेक्ट आंसर चॉइस। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 67, देखिए आई डोंट लाइक गोइंग टू डैश डेंटिस्ट, आई डोंट लाइक टू गोइंग दीज डेंटिस्ट एंड डेंटिस्ट, द डेंटिस्ट या नो आर्टिकल, कौन से वाले के साथ जा सकते हैं, आई डोंट लाइक गोइंग टू डेंटिस्ट, द डेंटिस्ट मतलब बहुत स्पेसिफिक डेंटिस्ट हो गया, उसके अलावा आप किसी पे नहीं जाते हो तो डॉट आना है, एन के बाद में डेंटिस्ट लगेगा नहीं तो एन हट गया, दीज के बाद में प्लूरल चाहिए तो डेंटिस्ट नहीं लगेगा, मतलब क्या हो गया बेटा नो आर्टिकल रिक्वायर्ड यहां पे चलेगा, ठीक है, आई डोंट लाइक गोइंग टू डेंटिस्ट हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं 68 की, दे प्लेस द अफ्रीकन एलिफेंट डैश देयर इंडेंजर्ड लिस्ट, उन्होंने अफ्रीकन एलिफेंट को कहां रख दिया भैया अपनी इंडेंजर्ड लिस्ट में रख दिया, तो अब यहां पे इन अगर हम लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, एट भी गलत है, अबाउट भी गलत है, ऑन इंडेंजर्ड लिस्ट, इंडेंजर्ड लिस्ट में रख दिया है। अब देखो लिस्ट का मतलब यह है कि जो भी स्पीशीज है, लिटरली नहीं लिखा है, लिस्ट में लिख देना इज इन, लेकिन ऑन मतलब इंडेंजर्ड लिस्ट में, मतलब इनकी लिस्ट में या फिर जो उनकी सीक्वेंस है उसमें आता है, सो इट वुड बी ऑन द इंडेंजर्ड लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू 69 एंड 70 वाला क्वेश्चन, एक साथ ही स्क्रॉल कर लेते हैं, ध्यान से देखिए इसको। डैश ट्रैवल इंडस्ट्री इज चेंजिंग रैपिडली, एंड ट्रैवल इंडस्ट्री बिल्कुल गलत है, आर ट्रैवल इंडस्ट्री बिल्कुल गलत है, द ट्रैवल इंडस्ट्री इज चेंजिंग रैपिडली हो सकता है या नो आर्टिकल हो सकता है, 2 ऑप्शन है हमारे पास में, कौन सा वाला होगा जरा ध्यान से देखो। देखो बेटा अगर मैं सिर्फ नो आर्टिकल लगाऊंगा यहाँ पे ट्रैवल इंडस्ट्री चेंजिंग रैपिडली, तो बताना तो पड़ेगा कि कौन सी चीज की बात कर रहे हैं, और ट्रैवल इंडस्ट्री को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कोई चीज तो चाहिए यहाँ पे, तो नो आर्टिकल नहीं लगाएंगे यहाँ पे, एंड ट्रैवल इंडस्ट्री, आर ट्रैवल इंडस्ट्री, एक ट्रैवल इंडस्ट्री चेंज हो रही है, अबे नहीं द ट्रैवल इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री चेंज हो रही है तो द ट्रैवल इंडस्ट्री चेंजिंग, ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएंगे। जब कंप्लीटली किसी चीज की बात करी जाती है तो सिर्फ द आर्टिकल लगाते हैं। शी इज डैश एमपी फ्रॉम राजस्थान, अभी देखो एमपी लिखा है, एमपी को कैसे लिख सकते हैं, एम और पी लिखा जाता है, एम और पी लिखते हैं, इसमें पहला अल्फाबेट क्या है ए है, ये अ से ओ के बीच में आ रहा है, इसका मतलब है हम इसके पहले क्या लगाएंगे बेटा एन लगाएंगे, शी इज एन एमपी फ्रॉम राजस्थान, तो एन ही गलत है, अ गलत है, नो आर्टिकल गलत है, ऑप्शन नंबर सी एन के साथ यहाँ पे फिट हो जाएंगे, शी इज एन एमपी फ्रॉम राजस्थान, 70 चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ, देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 देखिए क्या है, ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज अ सेंटेंस विद 3 अंडरलाइन पार्ट्स लेबल्ड एज A, B and C. Read each sentence to find out whether there is any error in any underlined part and indicate your response on the answer sheet against the corresponding letter, that is A, B or C. If you find no error, your response should be indicated as option number D, that is no error. चलिए 71 वाले क्वेश्चन को देखा जाए, आपको यहाँ पे डायरेक्शंस में क्या कह रहा है कि हर सेंटेंस को भैया 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, आपको देखना है कि कौन से पार्ट में एरर है, अगर सेंटेंस पूरा सही है तो आप डी ऑप्शन यानी नो एरर के साथ में चले जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, एवरीथिंग व्हाट हैपेंड was because of my actions, everything what happened तो सेंसलेस है, everything that happened जो भी चीज हुई, everything that happened was because of my action, तो everything के बाद में हमेशा that लगाया जाता है, ये हमने that की जिसमें पढ़ा था, so everything that happened was because of my actions की बात वहां पे हो जाएगी, everything that happened was because of my actions, कहां चला जा रहा है भैया एरर, ऑप्शन नंबर बी में एरर हमें मिल जाती है। 72 देखते हैं, some people could write well while others did not, अब देखो
यहां पे कितने बढ़िया तरीके से गलती करने की इन्होंने वो की है। सम पीपल कुड राइट वेल, कुछ लोग अच्छी तरीके से लिख सकते थे, वाइल अदर्स डिड नॉट, जबकि कुछ लोगों ने अच्छे से नहीं लिखा। गलत हो गया, सिमेट्री में नहीं है। सम पीपल कुड राइट वेल, कुछ लोग अच्छे से लिख सकते थे जबकि कुछ नहीं लिख सकते थे, ये बोलना चाहिए। सो वाइल अदर्स डिड नॉट नहीं, वाइल अदर्स कुड नॉट लिखना पड़ेगा, वाइल अदर्स कुड नॉट लिखना पड़ेगा, अब ये सही माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ में चलेंगे। देखो जब दो चीजें ऑपोजिट लिखी जा रही हैं, जैसे बट के साथ में लिखो, वाइल के साथ में लिखो, येट के साथ में लिखो, तो ऑपोजिट हो गई हैं, और दोनों ऑपोजिट चीजें सेम ही कॉन्टेक्स्ट में लिखनी चाहिए, वरना फिर सेंस गलत हो जाता है सेंटेंस में। तो सम पीपल कुड राइट वेल वाइल अदर्स कुड नॉट। ठीक है, चलो अगला 73rd, द पुलिस आर वर्किंग हार्ड अंटिल दे आर एबल टू अरेस्ट द कल्प्रिट्स। अरे ये क्या, द पुलिस आर वर्किंग हार्ड अंटिल दे आर एबल टू अरेस्ट द कल्प्रिट, यहां पे क्या गड़बड़ हो रही है। द पुलिस आर वर्किंग हार्ड, पुलिस के साथ में आर ही लगाएंगे, ठीक है। द पुलिस आर वर्किंग हार्ड अंटिल दे आर एबल टू अरेस्ट द कल्प्रिट्स। अब यहां पे बी वाले ऑप्शन में देखो कितना अजीब सा बना दिया गया है। द पुलिस आर वर्किंग हार्ड टू अरेस्ट द कल्प्रिट्स, सीधा सीधा लिखो यहाँ पे, अंटिल दे आर लिखने की कोई जरूरत ही नहीं यहाँ पे, जबरदस्ती का। द पुलिस आर वर्किंग हार्ड, पुलिस वाले हार्ड वर्क कर रहे हैं जब तक वो एबल नहीं हो जाते कल्प्रिट्स को अरेस्ट करने के लिए। अरे इसका मतलब उसके बाद हार्ड वर्क नहीं रहेंगे, तो यहां पे सेंस बहुत अजीब सा बनाने की कोशिश करी गई है। द पुलिस आर वर्किंग हार्ड टू अरेस्ट द कल्प्रिट्स, ये सीधा हो जाएगा, या फिर इन ऑर्डर टू अरेस्ट द कल्प्रिट, ये हो जाएगा। मतलब कल्प्रिट को पकड़ने के लिए पुलिस बहुत हार्ड वर्क कर रही है। अगर हम अंटिल दे आर एबल टू लिखेंगे तो यानी कि जब तक पुलिस को पकड़ना, इसको पकड़ना है तब तक ये हार्ड वर्क करी, उसके बाद हार्ड वर्क करेगी ही नहीं, ये वाली बात हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे एथिकली भी गलत है, और बाकी यहाँ पे दो दो सेंस से सही हो सकता है, या तो सिर्फ टू लिखो या तो इन ऑर्डर टू लिखो बेटा। ठीक है, यहां पे हम बी वाले ऑप्शन में एरर को स्पॉट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, सिंस ही वॉज गोइंग टू लिव इन साउथ कोरिया फॉर सम टाइम, साउथ कोरिया में रहने जा रहा था, ही थॉट ही शुड लर्न समथिंग अबाउट देयर कल्चर। अबे देयर कल्चर नहीं, साउथ कोरिया में रहने जा रहा है, साउथ कोरियंस के साथ रहने जा रहा है, ऐसा थोड़ी लिखा है। सो देयर कल्चर की जगह क्या लिखेंगे बेटा, इट्स कल्चर लिखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी में हमें एरर मिल गई है। ठीक है, so he has to learn, he thought he should learn something about इट्स कल्चर होना चाहिए। 75 देखो, द कंपनीज फेनोमिनल सक्सेस आर लार्जली ड्यू टू द न्यू डायरेक्टर एंड हिज टीम। सी यहां पे बहुत सिंपल सी एरर है, द कंपनीज फेनोमिनल सक्सेस, कंपनी की जो फेनोमिनल सक्सेस थी, आर थोड़ी इज लार्जली होना चाहिए ना। जो कंपनी की इतनी बड़ी सक्सेस थी, एक ही सक्सेस की बात हो रही है, सिंगुलर है ये, तो आर की जगह इज लगाएंगे। 76 देखो, आई एम ओनिंग 2 हाउसेज इन बेंगलुरु, सिंपल सा, यहां पे आई एम ओनिंग, यहां पे ये आई एम ओनिंग गलत है, आई ओन लिखना पड़ेगा। हमने बात की थी ऐसे कुछ वर्ब्स की जो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मतलब ओनिंग तो आ सकता है, लेकिन ओनिंग के पहले अगर इज एम आर वॉज वर आ गया तब ओनिंग गलत है। ऐसे कौन से वर्ब्स हैं, जैसे हैव के पहले हैविंग अगर लिखा हो और इसके पहले इज एम आर वॉज वर आया हो तो हैविंग गलत हो जाएगा। मतलब हमको ऐसे वर्ब्स को आईएनजी फॉर्म में नहीं रखना है जो मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे हैव नहीं रख सकते आप, ओन नहीं रख सकते आप, पजेस नहीं रख सकते आप, सी नहीं रख सकते आप, टेस्ट नहीं रख सकते आप, स्मेल नहीं रख सकते आप, है ना। इन सबको आप आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह नहीं रख सकते। मतलब जब भी कभी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह आएंगे, आपको दिखेंगे, आपको चेक करना है इनके पहले इज एम आर वॉज वर तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है मतलब ये वर्ब की तरह यूज हुए हैं, तुरंत गलती वहीं पे हो जाएगी। जैसे आई एम ओनिंग लिखा है तो एम आ गया, मतलब ये वर्ब बन गया, इसलिए इसको हटा के आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ बिना आईएनजी का ये ओन चलेगा। तो आई ओन 2 हाउसेज इन बेंगलुरु हो जाएगा, इसलिए पार्ट नंबर ए में एरर बेटा मिल जाएगी। 77 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखो, A boy was injured in the accident and was taken on to hospital। कोई सेंस नहीं है इस चीज का। A boy was injured in the accident and was taken to the hospital होना रहेगा, है ना। I was injured and in the accident and was taken to hospital हो जाएगा। ऑन टू का कोई मतलब ही नहीं है। ऑन टू का मतलब होता है उतर जाना, जैसे मैच खेलने के लिए फील्ड में उतरे, उसको उसके लिए ऑन टू कहते हैं। सो ऑन टू का कोई सेंस नहीं यहाँ पे, इट वुड बी वॉज टेकन टू हॉस्पिटल हो जाएगा। 78 मिस्टर मल्होत्रा इज अ हिस्टोरियन हुज बुक्स हैव वन इंटरनेशनल अक्लेम। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हुज बुक्स। अब हुज के लिए हमारे पास में हु अपॉस्ट्रोफ एस हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्या लिखते हैं, WHOSE, हुज बुक्स ऐसे लिखा जाता है बेटा। तो जब भी कोई बच्चा ऐसा काम करेगा कि वो रट लेगा आवाज के हिसाब से, तो उसके लिए तो ये सही लगेगा। लेकिन यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, हुज बुक्स, जिनकी बुक्स। अब यहाँ पे देखो हमें ऐसा वर्ड चाहिए जो कनेक्ट कर पा रहा हो इस चीज को, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन में कभी भी अपॉस्ट्रोफ एस लग पाता है क्या, नहीं लग पाएगा, सेंस ही नहीं है। तो हुज यहाँ पे अपॉस्ट्रोफ एस नहीं, WHOSE वाला हुज चाहिए होगा। ठीक है,
नंबर 79, आई हेट इट व्हेन आई ब्रेक इन हाइव्स। अब देखो बेटा, जब भी आपके बॉडी में कभी ऐसे मार्क्स पड़ जाए ना, चकत्ते टाइप के पड़ जाते हैं, पैचेस टाइप के पड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेक आउट इन हाइव्स। तो यहाँ पे व्हेन आई ब्रेक इन हाइव्स लिख दिया है, ब्रेक आउट इन हाइव्स होना चाहिए, तो यहाँ पे आउट मिसिंग है, तो सी वाले पार्ट में एरर हो जाएगी। ब्रेक आउट इन हाइव्स होता है बेटा, है ना, व्हेन आई ब्रेक आउट इन हाइव्स होता है, तो सी वाले पार्ट में यहाँ पे गलती है। 80 देखिए, आइदर विकास और हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू कुक डिनर। यहां पे क्या है, आइदर है और है। हमने सीखा था आइदर और अगर लगेगा तो और के पास में जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से वर्ब लगेगी। यहां पे फ्रेंड्स लिखा है जो प्लूरल है, मतलब इज यहां पे हटा के क्या लगाना पड़ेगा, आर गोइंग टू कुक डिनर होना चाहिए। सो आइदर विकास और हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू कुक डिनर, यानी कि पार्ट नंबर सी में हमें एरर मिल गई है बेटा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। एक्सक्यूज मी। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे क्या क्या कह रहा है। 81 कह रहा है, ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइंड वर्ड फॉलोड बाय 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड एंड मार्क योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। अब देखो, ऊपर कोई हेडिंग नहीं डाली है बोल्ड में कि भैया सिनोनिम एंटोनिम में, कुछ नहीं, यहां पर सीधा लिखा है नियरेस्ट इन मीनिंग। मतलब क्या निकालना है बेटा, इसका सिनोनिम निकालना है। याद रखो, सिनोनिम का मतलब क्या होता है, इसका सिमिलर मीनिंग, इसका सिमिलर मीनिंग हमें निकालना है, याद रखना इसको। तो अगर ये डायरेक्शन आपने मिस कर दिया पढ़ना, तो आप यहां पे हो सकता है अपोजिट मीनिंग्स निकाले, क्योंकि अपोजिट मीनिंग्स भी दिए होते हैं। बात यहां पे सिर्फ यही है, ठीक है। चलो अब यहां पे देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या कह रहे हैं। 2-3 क्वेश्चंस को स्क्रॉल कर लिया जाए। 3 क्वेश्चंस आई गेस यहां पे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, हाँ हो गया, ठीक है। 3 क्वेश्चंस करके कर लिया जाए। तो पहला क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने स्क्रीन पे है, देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, द विलेज हेडमैन वॉज ओल्ड एंड कैंटैंकरस। कैंटैंकरस का मतलब होता है बेटा जो सटका हुआ था, जो सन की सा होता है, कुछ भी कर दे उसको। जैसे आपने पुनीत सुपरस्टार को देखा है, वो है कौन, कैंटैंकरस है, जो एकदम सटका हुआ है, कुछ भी कभी भी कर दे। देखा होगा आपने, वो नाली के पानी में नींबू निचोड़ के वो लेमनेड बना लेता है, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कैंटैंकरस। अब हमारे पास इसका चाहिए हमको सिनोनिम। तो पोलाइट हट गया, वीक हट गया, सीरियस हट गया, क्या हो जाएगा, इल टेम्पर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, सन की, जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इसके लिए हमारे पास में फ्यूरियस भी है और एक्सेंट्रिक भी होता है, ECCENTRIC, दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसको याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट बेटा, psychological problems among the youth can be attributed to the pernicious influence of the internet। pernicious का मतलब होता है खतरनाक, खतरनाक या फिर जो भी हानिकारक होते हैं, खतरनाक या हानिकारक जो चीजें होती हैं उनको परनिशियस बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे परनिशियस या पेरिलस, परनिशियस या पेरिलस, इसमें से कुछ भी हो सकता है, परनिशियस या पेरिलस। अब हमें चाहिए इसका सिनोनिम, तो हार्मफुल यहाँ पे मिल गया है, पेरिलस तो नहीं मिलेगा, इनॉक्यूअस नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, ट्रिकी नहीं होगा। अब यहाँ पे चीजें जो भी इसके ऑपोजिट में हो रही होंगी, इसको हम बात नहीं करेंगे। हमेशा से जो भी चीजें इसके सेम कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग दे रही होंगी उसी पे बात करनी पड़ेगी। सो हार्मफुल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट चॉइस। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 83। देखो बेटा 83 क्या कह रहा है, आर टीचर टोल्ड अस नॉट टू बी वर्बोज वाइल राइटिंग। वर्बोज का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा वर्ड्स जिसमें हो या बहुत बढ़ा चढ़ा के चीजें करना, इज वर्बोज। अब यहाँ पे एग्जैजरेट है, शॉर्ट है, इनफॉर्मल है, सकिंग है। देखो सकिंग का मतलब भी उल्टा हो रहा है, मतलब शॉर्ट हो जाना, ये भी बाहर हो गया। इनफॉर्मल का ना सेम है ना ऑपोजिट है। शॉर्ट का मतलब हो गया बहुत छोटे में, लेकिन वर्बोस का मतलब है बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखना। तो मुझे कौन सा चाहिए, ऑप्शन नंबर ए चाहिए, एग्जैजरेट, मतलब किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना कि मेरे पास तो ये है, मैं बहुत भूखा हूं, मैं 100 रोटियां खाऊंगा। दिस इज हाउ यू एग्जैजरेट। सो वर्बोस का सिनोनिम क्या हो जाएगा बेटा, एग्जैजरेशन या एग्जैजरेट हो जाएगा, ठीक है। 84, 85, 86 पे चलते हैं। देखो यहीं पे ही है, हाँ बिल्कुल। फिलहाल तो 2 ही हैं, चलो इनको पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। The actor narrated the story in a resonant voice। रेजोनेंट का मतलब क्या होता है, रेजोनेंट का मतलब होता है ऐसी बहुत गहरी सी आवाज, इसका मतलब होता है गहरी, है ना। रेजोनेंस का मतलब होता है बहुत गहन या गहरी जो चीजें दिखाए, कि मतलब यार उसको सुन के लग रहा हो वाह यार क्या क्या भयंकर डीप डेप्थ में चले गए हैं। सो रेजोनेंट इज डेप्थ। सॉफ्ट, हार्श, डीप या क्विवरिंग। क्विवरिंग मतलब कांपता हुआ, हार्श और सॉफ्ट का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, इट वुड बी डीप बेटा, ठीक है, याद रखो। रेजोनेंट का मतलब होता है डीप। They were fed up with his doltish behavior। अब doltish का मतलब क्या है, ये आपको यहां पे बताना है। देखते हैं यहां पे, डॉल्टी का मतलब है इम्बेसाइलिक। इम्बेसाइल का मतलब क्या होता है, देखो they were fed up with his doltish behavior। अब यहां पे बहुत ज्यादा बुद्धूता, जो बुद्धूपन जो होता है या फिर बेवकूफी भरा जो काम होता है, दैट इज doltish हो जाएगा।
तो इसके लिए हमारे पास में वाइज ऑपोजिट हो गया, क्लेवर ऑपोजिट हो गया, परनिशियस भी, प्रीकॉशियस भी ऑपोजिट हो गया, क्या बच रहा है, इम्बेसाइलिक। अब यहाँ पे इम्बेसाइल और डॉल्टिश सेम हो गए, जिसका मतलब होता है बुद्धू वाला, या फिर जिसमें थोड़ा बेवकूफी वाली चीजें आप कह सकते हो जाती हैं, उसको इम्बेसाइलिक या डॉल्टिश कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। 86, 87, 88 एक साथ हो जाएगा? नहीं, इसके डायरेक्शंस भी अलग है। चलिए 5 ही थे सिनोनिम्स, लेट्स मूव टू अदर डायरेक्शंस। देखो क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग आइटम्स अ वर्ड इज गिवन फॉलोड बाय 2 सजेस्टेड मीनिंग्स, यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड इंडिकेट योर चॉइस बाय यूजिंग द कोड दैट फॉलोज। ठीक है, अब यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है भैया, उसके आपको 2 मीनिंग्स लिखे गए हैं, 1 और 2। आपको बताना है कौन सा वाला सही है, सिर्फ एक है, सिर्फ दूसरा सही है, बोथ 1 and 2 सही है, नाइदर 1 और 2 सही है। अब ये बहुत सिंपल सा काम है, इसमें सिर्फ एक ही तरफा आंसर आएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है, इसमें जबरदस्ती का अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो एनार्किज्म क्या होता है, एनार्किज्म का मतलब होता है जब भी कोई चीज ऐसी हो कि जब भी कोई चीज ऐसी होती है जहां पे, देखो आर्केन का मतलब होता है गवर्नमेंट या फिर मैनेजमेंट या रूलिंग, है ना, आर्केन मतलब ये होता है। एना का मतलब नो माना जाता है। तो बेटा एनार्किज्म का मतलब क्या हो गया, जैसे पैट्रियार्किज्म क्या होता है, पिताजी की रूलिंग जब चलती है उसको पैट्रियार्किज्म बोलते हैं या पैट्रियार्की बोलते हैं। मैट्रियार्किज्म का मतलब होता है मदर की रूलिंग। उसी तरह एनार्किज्म क्या होता है, जब नहीं होती है गवर्नमेंट या एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। सो इसमें पहला है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी, बिल्कुल सही लिखा है, केओस एंड डिसऑर्डर इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। अब सेकंड वाला बोल रहा है केओस होता है, जो भी डिस्टर्बेंसेस होती हैं उनको बोला जाता है केओस एंड डिसऑर्डर इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के एब्सेंस में जो केओस और जो लड़ाई झगड़ा होता है उसको बोला जाता है। तो 2 गलत है यहाँ पे, इसको नहीं बोलते हैं, सिर्फ एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट को एनार्किज्म बोला जाता है। तो पहला सही है, बी सी डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेटा। ठीक है, देखो मीनिंग कितना क्लोज दे रहे हैं ये। अब डेफिनेटली जब गवर्नमेंट नहीं होगी तो वहां पे केओस होगा, डिसऑर्डर होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इन्होंने रिलेवेंट मीनिंग देने की कोशिश की है, लेकिन हम एग्जैक्टली सिर्फ मीनिंग पे ही चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा है प्रिस्टीन। अब प्रिस्टीन का मतलब क्या होता है बेटा, प्रिस्टीन का मतलब होता है जो भी ओरिजिनल कंडीशन है, जो भी असली कंडीशन है उसी में रहना। तो पहला कह रहा है इन द ओरिजिनल कंडीशन, इन द डिफाइल्ड कंडीशन। अब देखो डिफाइल्ड या बदनामी वाली कंडीशन तो कोई नहीं है, ए वाला यहाँ पे सही है, 2 वाला बेकार है, तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, 2 ओनली, सी ओनली और डी गलत है यहाँ पे। सेकंड वाला चला जाएगा, 87 चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, 88 क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। देखो इनॉर्मिटी का होता है द फैक्ट ऑफ समथिंग बीइंग सीरियस एंड ग्रेव, अबॉमिनेबल, क्राइम और सिन। ठीक, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है। द फैक्ट ऑफ समथिंग बीइंग सीरियस एंड ग्रेव, बहुत ज्यादा सीरियस और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाना या कोई चीज बहुत सीरियस हो जाना, क्रिटिकल हो जाना, इसको इनॉर्मिटी बोलते हैं। और अबॉमिनेबल, क्राइम और सिन, ऐसा कोई घिनौना क्राइम या बहुत बड़ा क्राइम कर दे कोई, उसको भी ये सेम चीज बोलते हैं। सो इट वुड बी बोथ 1 and 2, ए बी और डी को यहां से बाहर निकाल देंगे। इनॉर्मिटी इज दैट सेम थिंग। ठीक है, लेट्स मूव टू 89। कोटिडियन क्या होता है, कोटिडियन किस चीज को बोलते हैं, देखो बेटा यहाँ पे कोटिडियन के लिए टू कोट इनएक्यूरेटली और समवन फॉन्ड ऑफ कोटिंग अदर्स, दोनों ही मीनिंग्स गलत लिखे हैं। मतलब यहाँ पे हमें किसी के साथ नहीं जाना, 1 2 3 सारे बाहर, नाइदर 1 नॉर 2, ऑप्शन नंबर डी के साथ में चले जाएंगे। ठीक है, देखो सिंपल सिंपल से वर्ड्स हैं। अगर आपने पढ़े हैं चीजें, देखो शॉर्ट्स में भी मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं, अगर आपको आ रही हैं तो सीधा सीधा उनको टिक कर दो और फिर फटाफट अपने मार्क्स ले लो अपने आंसर्स को ठीक करके। चलो आगे देखते हैं। इमोलेट का मतलब क्या है, किसी को दफना के मार देने को इमोलेट बोलते हैं, है ना। टू किल समबडी और सेल्फ बाय बर्निंग, बर्निंग जला के मार देने को, दैट्स इमोलेट। किसी को जला के मार देना इज इमोलेट। सो टू किल समबडी और सेल्फ और एन एनिमल एज एन एक्ट ऑफ सैक्रिफाइस। ओके, तो ये दोनों ही चीजें सही हैं। सी, अगर आप अपने आप को जला के मार रहे हो तो भी ये चीज ऐसे ही कहलाई जाएगी, और अगर हम एनिमल्स ही तो हैं, तो अगर हम अपने आप को मार दें, किसी और को मार दिया, एनिमल को मार दिया एज एन एक्ट ऑफ सैक्रिफाइस, तो भी उसको इमोलेट ही बोला जाता है। अब जैसे एक वर्ड के कई सारे कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग होते हैं, सो इमोलेट का दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग है। सैक्रिफाइस के लिए किसी को मार देना, जला के मार देना या किसी की हत्या कर देना, ये सारे इमोलेट में आते हैं, राइट। सो सेल्फ बर्निंग, बाय बर्निंग भी ठीक है, और बाय नॉर्मली अगर किसी को आप मार दे रहे हो तब भी दैट वुड बी कंसिडर्ड अंडर इमोलेट। तो हत्या कर देना क्लियरली अगर आप बात करो तो इमोलेट बोलते हैं। सो इट वुड बी 1 and 2, दोनों सही है, तो इट वुड बी ऑप्शन नंबर सी, डी, बी और ए बाहर हो जाएंगे। ठीक है, चलो 91 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, फिर से आगे ही है भैया, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। मिनिमाइज का मतलब क्या होता है, मिनिमाइज का मतलब होता है बेटा किसी चीज को कम कर देना,
कोई भी चीज़ को कम कर सकते हैं वो, हम खर्चा कम कर सकते हैं, हम किसी को कोई चीज़ ग्रांट दे रहे हैं वो कम कर सकते हैं, किसी चीज़ का एक्सपेंस कम कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को कम करना इज मिनिमाइज। सो रिड्यूस समथिंग टू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिग्री, रिड्यूस एक्सपेंसेस ऑफ द डिग्री ऑफ एनीथिंग ऑफ एनी एक्टिविटी। क्या हो जाएगा भैया, दोनों सही हैं ऑफ बोथ 1 and 2, ए बाहर बी बाहर डी बाहर, क्योंकि 1 और 2 दोनों सही हैं। लेट्स मूव टू 92। डीफाई का मतलब क्या होता है, कल हमने पढ़ा था डीफाई का मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं डीफाई का मतलब क्या है। टू ट्रीट समवन इन हाई ऑफिस विद अटमोस्ट ऑफरेंस, बिल्कुल नहीं। डीफाई का मतलब हमने डैंटी की वर्शिप से सीखा था, है ना, जो पूजा वगैरह होती है। सो वर्शिप और ट्रीट समवन एज अ गॉड, दिस इज हाउ डीफाई इज। डीफाई का मतलब होता है किसी की ऐसी पूजा करना या इसको ऐसे ट्रीट करना जैसे आप भगवान हो, उस तरीके से ट्रीट करना। सो ऑप्शन नंबर 2 सही है, ए सी और डी यहां पे गलत है। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 93 हमारे सामने है रैंक, एक सेकेंड ये भी मिटा देता हूं। 93 बोला रैकॉन्टियर। अब रैकॉन्टियर के लिए हमारे पास में ऑप्शंस क्या क्या है, चलिए देखते हैं। समवन हु इज केपेबल ऑफ टेलिंग स्टोरीज इन एन इंटरेस्टिंग मैनर, इसको बोलते हैं रैकॉन्टियर। जो लोग बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से स्टोरी बताते हैं ना, कहानी, जैसे इंटरेस्ट आने लगता है, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, जैसे किताबें आप जब पढ़ोगे तो मन करता है यार और पढ़े आगे, इतना इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं, इनको हम बोलते हैं रैकॉन्टियर। समबडी हु बिलीव्स इन ओनली टेलिंग टेल्स, कोई ऐसा आदमी जो लंबी लंबी कहानियां बताने में बिलीव करे, उसको रैकॉन्टियर नहीं बोलते बेटा। 2 इज आउट। यहां पे किसके साथ चला जाएंगे हम, ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, दैट इज ऐसा कोई आदमी जो अच्छी स्टोरीज या अच्छी तरीके से स्टोरीज को बता पाए। सो 1 ओनली, बी सी और डी को यहां से बाहर कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 94 पे देखते हैं क्या है। 94 कह रहा है भैया हमारे पास में इमैस्कुलेट, ठीक है। इमैस्कुलेट का देखो, मेकिंग समवन स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, ये भी बाहर हो गया। फिर हो रहा है इंक्रीजिंग वंस मैस्कुलेचर, अरे बाप रे, दोनों ही बाहर है, दोनों ही बाहर है, तो कौन सा वाला, नाइदर 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी, सी बी और ए को बाहर कर रहे हैं बेटा, ठीक है। चलिए 95 देखिए, दोनों ही मीनिंग्स गलत थे। यहाँ पे पर्टर्बेशन है, पर्टर्बेशन का मतलब होता है बेटा डिस्टर्बेंस, है ना, जब भी कोई चीज में डिस्टर्ब हो जाए, आप डेविएट हो जाए किसी तरफ में, या फिर ऐसा कह लो कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाए, उसको पर्टर्बेशन बोलते हैं, या पर्टर्ब करना बोला जाता है, इस तरीके से भी आप मान सकते हो। तो मेंटल एंजाइटी एंड डिस्टर्बेंस, डेविएशन ऑफ अ सिस्टम और मूविंग ऑब्जेक्ट कॉज्ड बाय एन आउटसाइड इन्फ्लुएंस, किसी चीज से आप अगर इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो, प्रभावित हो जा रहे हो और इधर उधर जाने लग रहे हो, भटकने लग रहे हो, इसको पर्टर्बेशन या पर्टर्ब होना बोला जाता है। मतलब 1 और 2 दोनों सही है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है बेटा, ए बी और डी गलत है यहाँ पे। चलिए आगे नंबर 96 की बात करी जाए। नंबर 96 में है ओके, क्वेश्चन आई गेस चेंज हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, इन द फॉलोइंग आइटम्स अ पेयर ऑफ सेंटेंसेस आर गिवन इन विच द कीवर्ड्स हैव बीन अंडरलाइन, इनके कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया गया। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच द अंडरलाइन वर्ड्स हैव बीन यूज्ड करेक्टली इन द कॉन्टेक्स्ट एंड मार्क योर चॉइस यूजिंग द कोड दैट फॉलोज। अब यहां पे क्या करना है, दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, दोनों सेंटेंसेस में आपको एक एक वर्ड को अंडरलाइन करके दिया गया है। आपको बताना है किस वाले में जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनको सही तरीके से यूज किया गया है। देखो कितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सबको करके देखते हैं और देख लेंगे कौन सा वाला सही है। तो पहले 2-2 क्वेश्चंस करके देखते हैं। 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे क्या, ओके 3 क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, आई गेस हो जाएगा, इसको थोड़ा सा इधर स्क्रॉल कर लेते हैं। ओके आई गेस ये तीनों विजिबल हैं, 96, 97, 98 तीनों विजिबल हैं, बिल्कुल। चलिए सो 96, 97, 98 तीनों क्वेश्चंस की बात एक साथ कर लेते हैं। पहले देखो नंबर 96 क्या कह रहा है बेटा, 96 वाला क्या कह रहा है, इसकी बात से शुरू करेंगे। 98 तक हमारे सामने स्क्रीन पे हाँ क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। चलो, इंस्पाइट द कोल्ड ही डिसाइडेड टू क्लाइम द माउंटेन टॉप। यार देखो, इंस्पाइट के साथ में तो हमें ऑफ चाहिए होता है, मतलब पहला वाला गलत तरीके से यूज किया गया है। डिस्पाइट ऑफ, अरे डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं चाहिए होता है, दोनों गलत हो गए, ए बार बी बार सी बार, डी वाला सही हो जाएगा, नाइदर 1 नॉट 2 हो जाएगा। देखो इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ चाहिए, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं चाहिए, इन्होंने उल्टा ही कर दिया है, तो इसलिए दोनों बाहर। 97 देखो बेटा, द इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स इज इमिनेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोस्ट कंट्रीज। इमिनेंट नहीं होता है बेटा, इमिनेंट होता है, IMMINENT। इमिनेंट का मतलब क्या है, उजागर होना, है ना। अब यहाँ पे दे इन्वाइटेड एन इमिनेंट पर्सन एज द चीफ गेस्ट फॉर द इवेंट। इमिनेंट लिखा है, द इशू ऑफ, एक सेकेंड रुकना जरा, यहाँ पे ये बोल रहे हैं इमिनेंट, इमिनेंट इज इमिनेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मोस्ट कंट्रीज। दे इन्वाइटेड एन इमिनेंट पर्सन, ओके इट वुड बी एमिनेंट बेटा, इमिनेंट या फिर एमिनेंट, दो चीजें यहां पे लगा सकते हैं, कौन सी, या तो इमिनेंट लगा सकते हैं तो एमिनेंट लगा सकते हैं, EMINENT, एमिनेंट या इमिनेंट लगा सकते हैं, मतलब इमिनेंट ठीक है।
दे इनवाइटेड एन इमिनेंट पर्सन एज अ चीफ गेस्ट फॉर द इवेंट। इमिनेंट का मतलब होता है जो अल्टीमेटली कुछ देर के बाद होने ही वाला है, फिक्स है। मतलब यहां पे भी हमें क्या चाहिए था, एमिनेंट चाहिए था, EMINENT चाहिए था। तो यहां पे इन्होंने एमिनेंट की जगह इमिनेंट लगा दिया है। यहां पे इमिनेंट या इमिनेंट कुछ भी चल सकता है। तो मतलब यहां सेकंड वाले में इन्होंने कर दी है गलती। तो पहला वाला तो ठीक है, इमिनेंट या एमिनेंट कुछ भी चलेगा। यहां पे इन्होंने गलती कर दी है जिसमें एमिनेंट की जगह इन्होंने इमिनेंट लगा दिया है। सो सेकंड गलत है, ए वाले के साथ में हम चले जाएंगे बेटा। तो सेकंड वाला यहां पे पहला वाला ऑप्शन ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। देखिए जरा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 98। देखिए ध्यान से। Among those who had applied for the job, I found 4 candidates to be outstanding। ठीक है। उसके बाद में ये बोल रहा है amidst the confusion caused by the melee the perpetrator slipped away। ठीक है, ध्यान से देखो इसको। among those बहुत सारे लोग होंगे तभी होगा। 4 कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं मतलब बहुत सारे होंगे, मतलब among ठीक यूज हुआ है। amidst the confusion मतलब कंफ्यूजन के बीच। जब भी कभी चीजें रियल टाइम नहीं होती हैं, ऐसे ही हाइपोथेटिकल होते हैं या दिमाग में रह सकती हैं, उनके लिए हम amid या amidst लगा सकते हैं। मतलब among भी ठीक है, amidst भी ठीक है। कौन सा हो रहा है बेटा, सी ऑप्शन, बोथ। नन वाला हटा देंगे, बोथ वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 को। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 99। अच्छा 99 और 100 यहीं पे ही है। ठीक, देखो दे विल सून बी अप्लाइंग फॉर द परमिशन। वो बहुत जल्दी ही परमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक बात है। दे शैल बी प्लीज्ड विद द अरेंजमेंट्स मेड बाय अस। अब देखो दे के साथ में विल चाहिए बेटा, या तो दे के साथ में शैल चाहिए, एक ही सही हो सकता है यहाँ पे। सो दे के साथ में विल लगाते हैं, आई वी के साथ में हमेशा शैल लगाया जाता है। तो दे वाला गलत है यहाँ पे, मतलब 2 वाला गलत है, तो सी डी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर 1 ओनली वुड बी द करेक्ट चॉइस। चलो, यू हैव बीन फ्रिवलस वेयर आई हैव बीन सीरियस। तुम फ्रिवलस रहे हो जबकि मैं हमेशा सीरियस रहा हूं, ठीक बात है। फ्रिवलस का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा कम सीरियस हो रहा है ना, मतलब ऐसे ही जो थोड़ा सा ढीले ढाले रहते हैं उनको फ्रिवलस बोलते हैं। और वेरास का मतलब है ये ऑपोजिट बता रहा है, तो ये ढीला ढाला होना और ये सीरियस होना, सही बात है। द डिफिकल्टी सीम्ड इनसरमाउंटेबल, नेवरदिलेस द करेज टू कैरी ऑन वाज अनडॉन्टेड। ठीक है, नेवरदिलेस का मतलब है फिर भी, तो यानी कि ये चीज एकदम सही बताई जा रही है। नेवरदिलेस भी है, डिफिकल्टी सीम इनसरमाउंटेबल, फिर भी द करेज टू कैरी ऑन वाज अनडॉन्टेड। बहुत सारी मुश्किलें आई थी, बहुत लग रहा था कि डिफिकल्टीज हमें एकदम पीछे हटा लेंगी, लेकिन फिर भी जो हमारा करेज था वो अनडॉन्टेड था, वो एकदम अडिग रहा और हम चीजों को क्वालिफाई कर पाए। सो नेवरदिलेस का मतलब फिर भी है, दोनों तरफ ऑपोजिट चाहिए, सही है बिल्कुल। तो ए बी और डी बाहर निकालेंगे, बोथ 1 and 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ में यहाँ पे चले जाएंगे बेटा। ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 वुड गो विद ऑप्शन नंबर सी एज द करेक्ट चॉइस। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 101। देखते हैं इनके पास क्या चैलेंज है हमारे लिए। Excuse me. Next number 101 देखिए। In the following items, 2 lists of words are provided. See, यहाँ पे क्या किया गया है, इस वाली लिस्ट में, इन आइटम्स में 2 लिस्ट प्रोवाइड की गई है। You are required to match the associations between list 1 and list 2 and mark your answer using the given code. ठीक, अब यहाँ पे आपको 2 लिस्ट दी गई हैं और दोनों के वर्ड्स एसोसिएटेड दिए गए हैं। कभी गोल्फ के साथ में कोर्ट, पिच, कोर्स या ग्राउंड। अब क्या होता है, गोल्फ कोर्स होता है, क्रिकेट ग्राउंड होता है, पोलो के लिए कोर्ट होता है, टेनिस के लिए पिच होता है, क्या कैसे होता है इस चीज को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसके बाद बेसिस पे आपको यहाँ पे कोड दिया गया है, जिसके बेसिस पे आपको करानी है चीजें मैच। ये देखो नया तरह का क्वेश्चन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो कोई बात नहीं, करते हैं इसको इंट्रोड्यूस और इसको भी हम देखते हैं कि क्या कैसे हो जाएगा बेटा। ठीक है, देखो एक चीज तो यहाँ पे मालूम चल गई हमें, क्या क्या पता चल गया। देखो गोल्फ दिया है, क्रिकेट दिया है, पोलो दिया है और टेनिस दिया है। हमें बताना है भैया कि कौन सा वाला किस हिसाब से फिट हो जाएगा। तो अगर हमें पता होगी कौन सी चीज को किस जगह पे खेला जाता है, तो ये चीज हम एग्जैक्टली पता लगा लेंगे। गोल्फ कहां खेलते हैं बेटा, कोर्स में खेलते हैं। गोल्फ कहां खेला जाता है, कोर्स में खेला जाता है। क्रिकेट कहां खेला जाता है, क्रिकेट पिच में खेला जाता है ना, क्रिकेट पिच पे खेला जाता है। पोलो कहां खेलते हैं भैया, पोलो खेला जाता है ग्राउंड में, और टेनिस के लिए हमारे पास में टेनिस कोर्ट होता है। जानते हो ना ये सारी चीजें, तो बहुत बेसिक सी है। तो क्या हो रहा है, पहले का 3, ए का 3 कह रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है। सेकंड का सेकंड है, बी का सेकंड है, मतलब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा। 3 2 4 1 ये हो गया आपका करेक्ट आंसर चॉइस। ठीक है, चलो थोड़ी बेसिक नॉलेज और आप क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे।
अब ऐसा नहीं करेंगे कि भैया सारी चीजों के ये याद कर ले इनको आंसर करने के लिए। तो देखो अगला क्वेश्चन बदल गया, अब कितने सारे गोल्फ के वो याद करोगे, भैया गोल्फ कहाँ खेलते हैं, टेनिस कहाँ खेलते हैं, बास्केटबॉल कहाँ खेलते हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ये चीज मालूम होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि भैया वही खूब सारे याद कर डाले और क्वेश्चन आया एक या वो भी नहीं आया, क्योंकि पेपर तो चेंज हो रहा है, तो हो सकता है वो आए ना, तो जबरदस्ती का टाइम वेस्ट है आपका। बस रीडिंग करना थोड़ा सा आपको इससे अपडेटेड रखेगा। नेक्स्ट देखो बेटा, मैथ्स लिस्ट 2, लिस्ट 1 में यहाँ पे एनिमल है और साउंड है। जो एनिमल होते हैं कौन से वाले, किस तरीके का साउंड यहाँ पे निकालते हैं, उस पर बात करनी है। इसमें से देखो कुछ एनिमल के साउंड तो हमें पता होंगे और उसी के बेसिस पे बाकी को हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो देखा जाए, यहाँ पे डॉल्फिन क्या करती है नहीं मालूम, एलिफेंट क्या करते हैं, बी वाले में क्या करते हैं बेटा, एलिफेंट्स करते हैं ट्रम्पेट, ये बात तो हमें मालूम है, ये बात सबको मालूम होती है, एलिफेंट्स ट्रम्पेट, ठीक है। तो चिंगाड़ते हैं एलिफेंट अपनी सूंड उठा के, उसको ट्रम्पेट बोला जाता है। तो बी का हो गया है पहला वाला, ठीक है, बी का हो गया है पहला वाला, तो बी का पहला यहाँ पे 2 में है। अब ये बच रहा है ए का 4 और ए का 3 बच रहा है, ठीक है। सी में दोनों में 2 दिया है और डी में ये है। चीता क्या करेगा, चर्प कर रहा है। डॉल्फिन क्या करती हैं, डॉल्फिन्स क्या करती हैं भैया, क्लिक करती हैं या चर्प करती हैं। अब ये वाली चीज कंफ्यूजिंग है, अगर हम इसके बारे में बात कर लें तो मालूम चल जाएगा। सो डॉल्फिन्स चर्प या डॉल्फिन्स क्लिक। सी डॉल्फिन्स की जब आप आवाज सुनोगे कभी, वैसे तो आप वीडियोस में ही सुन सकते हो, जनरली वैसे सुनने का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बनता है। सो डॉल्फिन्स जो होती हैं दे डू नॉट चर्प, दे डू व्हाट, दे क्लिक। डॉल्फिन्स क्या करती है, क्लिक बोलती हैं, क्लिक करती हैं, क्योंकि उनका आवाज जब वो बोलती हैं तो इसी तरीके की आवाज निकल के सामने आती है, मतलब ऐसे क्लिक 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 ऐसे आवाज इनकी निकल के आती है। सो डॉल्फिन्स क्लिक, तो पहला इसका बन रहा है, ए का बन रहा है 4th, फिर बन रहा है पहले बी का तो बन रहा था पहला, 4 1 हो गया, और मंकीज इसका बन गया 2, मंकीज चैटर, चकर चकर करते हैं मंकीज, और चीता चर्प, ठीक है। बर्ड्स एंड चीताज चर्प, CHIRP। देखो चिड़िया और चीता दोनों चर्प करे, सो मंकी चैटर दोनों में 2 ही था, तो इसमें चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ में बेटा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। 103 देखो क्या कह रहा है, 103 इधर है, ओके। 103 देखते हैं, मैथ्स 2 एनिमल्स और ग्रुपिंग, इनके ग्रुप को क्या बोला जाता है। देखो ग्रुप वाला तो आपने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा होगा, है ना। देखो मछलियों के लिए क्या लगाते हैं बेटा, स्कूल ऑफ लगाया जाता है या शोल ऑफ लगाते हैं, स्कूल या शोल ऑफ। मछलियों के लिए स्कूल ऑफ या शोल ऑफ लगाते हैं, तो फिश के लिए तो ये हो गया, ठीक है। अब फ्लॉक ऑफ क्या होता है, फ्लॉक ऑफ डक्स होता है, आंट्स होता है या क्रोज होता है। कॉलोनी ऑफ क्या होता है, आंट्स के लिए क्या लगाते हैं, कॉलोनी ऑफ आंट्स लगाते हैं। तो ए का 4 सी का 1 देखो कहां पे है, ए का 4 सी का 1 कहां पे है बेटा, कौन से ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, ए का 4 सी का 1। देखो ए का 4 यहां पे है, सी का 1 है यहां पे, मतलब ऑप्शन नंबर बी ठीक हो गया। 4 3 1 2, ये दोनों देखो, 2 चीजें पता थी, इसी के बेसिस पे हमने कर लिया। तो देखो यहाँ पे क्रो के लिए क्या हुआ, डी के साथ में क्या हो गया, 2 होगा, क्योंकि फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है, क्रो क्या है, कौवा क्या है बेटा, बर्ड है, तो क्या हो गया, फ्लॉक ऑफ क्रोज हो गया। और यहाँ पे डक्स का क्या होता है, पैडलिंग ऑफ डक्स होता है, क्योंकि दे पैडल, है ना, तो पैडलिंग ऑफ डक्स हो जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 104th की। यहां पे लिस्ट 1 में दिया है ग्रुपिंग और ऑब्जेक्ट, किस चीज के ग्रुप को हम क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको भी करके, क्या है, क्लंप ऑफ है, बंच ऑफ है, स्टैक ऑफ है, बंडल ऑफ है, किस चीज का क्या चीज होता है ग्रुप, उसके बारे में अगर आपको मालूम है तो थोड़ा सा आंसर करना इसका इजी हो जाएगा। देखो बेटा क्लंप ऑफ क्या होता है, क्लंप ऑफ घास होता है, क्लंप ऑफ ग्रास होता है, ये बात मालूम है हमें, ठीक है। और अगर हम बात करें फिर बंच ऑफ क्या होता है, बंच ऑफ होता है फ्लावर्स, बंच ऑफ के साथ में बुके ऑफ के साथ में फ्लावर्स लगाया जाता है, बंच ऑफ फ्लावर्स या बुके ऑफ फ्लावर्स। सो 4 हो गया है पहले का और 3 हो गया है दूसरे का। 4 हो गया है पहले का, मतलब CD हो गया, और फिर बी का हो गया सेकंड वाला, सॉरी बी का हो गया थर्ड वाला, तो किधर आ रहा है ये, बी का थर्ड, फिर ये 2 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे फिट हो रहा है ना। तो डी के साथ जा सकते हैं। स्टैक ऑफ क्या होता है, स्टैक ऑफ सी हो जाएगा 2, स्टैक ऑफ फायरवुड एंड बंडल ऑफ क्लोथ्स, बिल्कुल ठीक है। चलो डी आ रहा है 1 के साथ में, ठीक। सो चल गया हमारा 104th, ऑप्शन नंबर डी पे। चलिए 105 पे आते हैं। इसमें आपको बताना है स्पोर्ट और रिलेटेड वर्ड। अब यहाँ पे स्पोर्ट और रिलेटेड वर्ड के बारे में बताना है। एंकल होल्ड है, बटरफ्लाई है, चेजर है और टाउश है, इसको टूस टाश कुछ भी बोलो, टूस टाउस टैश। देखो यहाँ पे फ्रेंच वर्ड है, इसको इसलिए ई पे ऐसा करके एक सिंबल लगा हुआ है, तो कैसे मालूम चलेगा यहाँ पे, चलो देखते हैं इसको किस तरह से मैच कर सकते हैं।
स्विमिंग के लिए क्या होता है, देखो स्विमिंग के लिए देखो बटरफ्लाई पोज होती है ना, बटरफ्लाई पोज, जैसे हाथ को मारना होता है, दैट इज बटरफ्लाई पोज। तो एक तो मालूम है स्विमिंग का क्या है भैया, बटरफ्लाई है, 2 वाला यहाँ पे हो गया। तो पहले का 2 कितने में है, 2 में है, तो ए ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। चलो ए या डी में से कोई एक होगा, ठीक है। अब बी वाला, खो खो का नहीं मालूम है हमें, कबड्डी का क्या होता है भैया, कबड्डी का नहीं मालूम है, फेंसिंग का क्या होता है, देखो टूश क्या होता है, चेजर क्या होता है, सी चेजर वाला मालूम करते हैं बेटा। थर्ड किसके साथ में हो सकता है, इसको देखते हैं जरा, देखो चेजर किसके साथ में होगा। अगर आप चेजर की बात करो यार, तो देखो जो खो खो है उसमें आपको क्या करना होता है, किसी को चेज करके वापस आना होता है, चेजर मतलब पीछे जाना होता है उसके, है ना, कि जो भी आए उसको फटाफट पकड़ ले। सो यू हैव टू, चेजर क्या है, थर्ड के साथ में है। सो बी का हो गया है 3 और ए का हो गया है 2, बी का हो गया 3, देखो ये बाहर हो गया 3 हो गया, तो 2 3 यहां पे हो गया 4 और 1, यानी कि कबड्डी का क्या हो गया 4, एंकल होल्ड हो गया, हाँ कबड्डी का क्या हो गया, एंकल होल्ड हो गया। अब कबड्डी का हो गया एंकल होल्ड, डेफिनेटली एंकल ही छू के होना होता है। और फिर ए डी का हो गया फेंसिंग का गेम है टूच, TOUCHE। चलो आगे, सो दिस वुड बी ऑप्शन नंबर डी बेटा। 108 में क्या करना है, इन द फॉलोइंग आइटम्स 2 sentences आर गिवन, यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट मोस्ट अप्रोप्रिएटली कंबाइंस बोथ द सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस एंड मार्क ए रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। अरे भैया यहां पे सेंटेंस को कंबाइन करना है, आप समझ रहे हो, नए टाइप का फिर से क्वेश्चन। देखो 2 सेंटेंसेस दिए हैं, जैसे यहां पे ही वॉज एडमेंट अबाउट रिफ्यूजिंग द ऑनर बिस्टोर्ड अपॉन हिम, ही डिड नॉट ट्रस्ट द क्रेडेंशियल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इंटेंडेड टू रिकॉग्नाइज हिज कंट्रीब्यूशन। अब यहां पे 2 सेंटेंसेस दिए हैं, इनको कौन सा सेंटेंस कंबाइन करके बढ़िया तरीके से बता रहा है, ये चीज अगर आपने बता लिया मतलब आपका सेंटेंस हो जा रहा है सही। तो भैया ये थोड़ा सा वैसे होते हैं लेकिन इनको कंबाइन करना इतना मुश्किल भी नहीं होता है। चलो तो देखते हैं आप एक और बार, ही वॉज एडमेंट अबाउट रिफ्यूजिंग द ऑनर बिस्टोर्ड अपॉन हिम, ही डिड नॉट ट्रस्ट द क्रेडेंशियल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इंटेंडेड टू रिकॉग्नाइज हिज कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप कंबाइन करने के लिए हमारे पास में है एज बिकॉज, दोनों चीजें एक साथ नहीं लग सकती, ए वाला ऑप्शन यहां से बाहर हो रहा है। बी देखो, अपॉन हिम ड्यू टू ही डिड नॉट ट्रस्ट, गलत है ये। अपॉन हिम सिंस ही डिड नॉट ट्रस्ट, यहां पे ये चल सकता है सी, क्योंकि उसने ट्रस्ट नहीं किया था। फिर यहां पे बोल रहा है वेन एवर ही डिड नॉट ट्रस्ट, अरे बाप रे, ये कोई ऐसा केस नहीं बता रहा है कि जब जब भी ऐसा हुआ है तब तब ऐसे की बात नहीं कह रहा है। सिंस का मतलब यहां पे है बिकॉज बेटा, सिंस का मतलब है यहां पे बिकॉज, तो बिकॉज वाला सही हो सकता है, लेकिन यहां पे एज के साथ में बिकॉज लग दिया गया था इसलिए गलत हो गया था। सो यहां पे सिंस वाला यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ही वाज एडमेंट अबाउट रिफ्यूजिंग द ऑनर बिस्टोर्ड अपॉन हिम बिकॉज ही डिड नॉट ट्रस्ट द क्रेडेंशियल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इंटेंडेड टू रिकॉग्नाइज हिज कंट्रीब्यूशन। क्लियर है बात? चलो आगे देखो, इस तरीके से जब भी सेंटेंस को जोड़ना होगा ना, हम पहले सेंटेंस पढ़ लेंगे और फिर देखेंगे कि कौन से वर्ड्स ज्वाइन करने के लिए यूज किए गए हैं, उसी बेसिस पे फिर हम उसको आगे कर देंगे। देखो 107, ही अंडरटुक द डिफिकल्ट टास्क, ही डिड सो एल्बीट द फैक्ट दैट ही डिड नॉट हैव एनी स्पेयर टाइम। ठीक है, उसने डिफिकल्ट टास्क को किया, परफॉर्म किया। अब उसने he did so albeit the fact that he did not have any spare time, उसके पास खाली समय नहीं था, इसके बावजूद उसने काम किया। ठीक है, he undertook the difficult task in spite of the fact that he did not have any spare time, इसके बावजूद, in spite of, बावजूद की बात करता है, मतलब फिलहाल तो ये बहुत बढ़िया बात कर रहा है। चलो बी देखते हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट, बिकॉज नहीं, यहाँ पे रीजन नहीं दिया जा रहा है, इन स्पाइट मतलब बावजूद की बात करनी थी, तभी ये चीज कंबाइन हो सकती है, क्योंकि उसने बहुत मुश्किल काम किया, उसके पास टाइम नहीं था, इसके बावजूद उसने बहुत मुश्किल काम किया, तो बावजूद के लिए वी हैव इन स्पाइट, फिलहाल यहाँ पे ठीक है। टू डिफिकल्ट टास्क कॉन्ट्ररी, अरे कॉन्ट्ररी नहीं, ऑपोजिट नहीं, डिफिकल्ट टास्क नेवरदलेस, फिर भी का यहाँ पे जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, ए इज द बेस्ट चॉइस येट। चलिए 108 पे चलते हैं, 8 आई गेस इस साइड में है। He wrote the exam with the utmost confidence. He was grossly under prepared for the examination. उसने एग्जाम को utmost confidence, बहुत कॉन्फिडेंस से लिखा। He was grossly under prepared for the examination. वो बिल्कुल अंडर प्रिपेयर्ड ही था, लगभग अंडर प्रिपेयर्ड था एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो दो ऑपोजिट चीजें कही जा रही हैं। उसने एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से लिखा, हालांकि वो बहुत कम प्रिपेयर्ड था एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे हालांकि वाला जो बात है वो हो रहा है ना, हालांकि, जिसके लिए हम 2 लगाते हैं या फिर इवन 2 लगाते हैं या ऑल 2 लगाते हैं, ये सारी चीजें हमें लगानी होती हैं। सो ही वॉज ग्रॉसली, गलत हो गया। ही रोट एग्जामिनेशन विद utmost इंडिपेंडेंस फॉर व्हेनेवर, गलत हो गया। सी देखो, नेवरदलेस, फिर भी की जरूरत नहीं, यहाँ पे हमें 2 इवन 2 या ऑल 2 अगर मिल जाए। ही रोट द एग्जामिनेशन विद द utmost कॉन्फिडेंस, ऑल 2 मिल गया है, तो यही वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे बेटा। तीनों का मतलब सेम होता है, 2 इवन 2 और ऑल 2 का मतलब होता है हालांकि। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि हालांकि जैकेट मुझे छोटी है बट मुझे पसंद है, सो इट वुड बी ऑल 2 या इवन 2। 109,
he pledged to donate his body parts. He was himself the beneficiary of organ transplantation. अब यहाँ पे क्या चीज कर रहा है बेटा, रीजन दे रहा है कि उसने क्या किया, उसने प्लेज लिया कि भैया मैं भी ऑर्गन डोनेट करूंगा। ये शायद इसलिए किया है क्योंकि वो खुद भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से ही इतना दिन तक चल पाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, बिकॉज की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे लेने की है, बिकॉज क्यों ऐसा किया उसने ये बताया जा रहा है। ही प्लेस टू डोनेट हिज बॉडी पार्ट्स दो ही वॉज, दो नहीं, हालांकि की बात नहीं हो रही है, रीजन दे रहा है कि उसने डोनेट करने का क्यों सोचा, क्योंकि वो खुद भी उसी पे पल रहा था। बी देखो ही प्लस बिकॉज की बात हो रही है, ये ठीक है। सी देखो ही प्लस डोनेट हिज बॉडी पार्ट इफ ही वॉज हिमसेल्फ, अरे नहीं यहाँ पे केस नहीं बताया जा रहा है, द वॉज हिमसेल्फ बट ही वॉज, बट का मतलब कॉन्ट्रास्ट हो गया, ऑपोजिट हो गया, यहाँ पे बी यानी बिकॉज वाला सही है बेटा। लेट्स मूव एट क्वेश्चन नंबर 110। 110 क्या कह रहा है, he was adamant to undertake the journey to the hills, he had promised to visit his school। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि he was वो बार बार ये कह रहा था, मतलब एडमेंट था बिल्कुल कि नहीं मान रहा था कि भैया मुझे जर्नी करनी है, हिल्स की भी जर्नी करनी है, हिल्स पे भी जाना है। ही हैड प्रॉमिस टू विजिट हिज स्कूल, जबकि उसने प्रॉमिस किया था कि भैया मैं स्कूल वापस आ जाऊंगा टाइम पे, लेकिन तब भी वो जिद क्या कर रहा है कि नहीं मुझे जर्नी करनी है हिल्स की, मतलब हिल्स पे भी जाना है। तो जब प्रॉमिस किया है तो हिल्स पे कैसे जा सकते हो, और अगर हिल्स पे जा रहे हो तो स्कूल वापस कैसे आ जाओगे। तो यहाँ पे हालांकि का जरूरत हमें पड़ रहा है कि हालांकि उसको स्कूल टाइम पे आना था, वो जबरदस्ती कर रहा है कि मुझे हिल्स पे जाना है। समझ रहे हो बात, चलो। So he was adamant to undertake the school journey to the hills for he had promised। for का मतलब हो गया because, तो यहाँ पे इसका सेंस नहीं है, यहाँ पे हालांकि का सेंस चाहिए। he was adamant to undertake the journey to the hills even he had promised, हालांकि उसने प्रॉमिस किया था। he was adamant to undertake the journey to the hills if he had promised, C is out। D देखो, he was adamant to undertake the journey to the hills forever he had, यहाँ पे ये गलत हो गया। कौन सा हो रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, जर्नी टू द हिल्स, he was adamant to undertake the journey to the hills, he had promised to visit his school। he was adamant to undertake the journey to his skills even he had promised to visit his school। यहाँ पे even के साथ में even if तो जोड़ा नहीं है, so even he had promised to visit his school। यहाँ पे even के साथ में if नहीं लगा है, तो B वाले को हम सही तो मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे even के साथ में if चाहिए। even if he had, बिना even का तो B वाला गलत माना जा रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इस सेंटेंस को दूसरी तरीके से जोड़ना पड़ेगा बेटा। तो बी वाला यहाँ पे सही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इवन के साथ में इफ तो लगाया ही नहीं है, तो बी वाले को यहाँ पे हम मान रहे हैं गलत। अब देखो यहाँ पे और किस तरीके से कर सकते हैं इसको, और अब हम देखेंगे यहाँ पे भैया कि वो बार बार उस हिल की जर्नी करने के लिए जरूरी था, मतलब जा रहा था, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि भैया वो अपने स्कूल आएगा। हो सकता है जर्नी जो हिल की जर्नी हो उसी के पास में स्कूल पढ़ रहा हो। ये देखो दूसरा पहलू है, पहला तो हम वही लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ पे चीजें गलत हो रही थी क्योंकि इवन के बाद में इफ लगा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ए के साथ जाएंगे। ही वॉज एडमेंट टू अंडरटेक द जर्नी टू द हिल्स बिकॉज, यहाँ पे फॉर का मतलब क्या बेटा, बिकॉज है, तो बिकॉज ही हैड प्रॉमिस टू विजिट द स्कूल। ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर चॉइस। चलिए 110 के बाद में लेट्स मूव टू 111 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या बताना है भैया, चलो ठीक है। In the following items, a sentence is given with one or more underlined words. From the options provided, mark the correct answer from among A, B or C, which is the most appropriate improvement over the words to be substituted. If no improvement can be identified, mark your response as option D। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन भी आ गया है, अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ था लेकिन अब आ गया है। आई गेस 5 क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 116 में डायरेक्शंस दूसरा है। अब आपको यहाँ पे एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया गया, आपको बताना है इस वर्ड को हम क्या इनमें से किसी से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर जरूरत है तो करिए, नहीं जरूरत है तो आप नो इंप्रूवमेंट यानी ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर दीजिए और यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलो, सिमिलर मिसहैपनिंग्स आर कंटिन्यूअली हैपनिंग ऑन द न्यू हाईवे बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर सिग्नलिंग। एकदम सही है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूअली हैपनिंग मतलब लगातार हो रही है, सो मैनिफेस्टिंग, अकरिंग और रिपीटिंग की जरूरत नहीं है। नो इंप्रूवमेंट यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ में चल देंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन 112 की बात करते हैं। देखो बेटा, द विजिटिंग स्कूल चिल्ड्रन circumnavigated around the Dal Lake with visible delight during their visit to Srinagar। circumnavigated around the Dal Lake, circumnavigated on the Dal Lake होना चाहिए ना, circumnavigated around थोड़ी, उसके आसपास थोड़ी घूमेंगे, on की बात करी जाएगी बेटा, circumnavigated on। सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अबाउट नहीं होगा, circumnavigated सिर्फ नहीं होगा, नो इंप्रूवमेंट नहीं, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे यहाँ पे, तब ये सही माना जाएगा। एक सेकेंड, सर्कमनेविगेटेड अराउंड द दाल लेक, यार सर्कमनेविगेट की बात में ऑन अराउंड क्यों लगाएंगे हम, वी डोंट नीड एनी प्रेपोजिशन यार।
ये चीज सिर्फ सरकम नेविगेटेड द स्कूल चिल्ड्रन, देखो द विजिटिंग स्कूल चिल्ड्रन सरकम नेविगेटेड द दाल लेक विद विजिबल डिलाइट ड्यूरिंग देयर विजिट टू श्रीनगर। ऑब्वियसली नो प्रेपोजिशन इज रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, डी भी बाहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सिर्फ सरकम नेविगेटेड, सर आसपास घूमना, उसके आसपास रहना, मतलब उसको देखना, पूरा समझना, सो सरकम नेविगेटेड की बात सिर्फ होगी यहाँ पे। अराउंड और अबाउट और ऑन ये सब कुछ भी नहीं चाहिए होंगे। 113 की बात करते हैं, देखिए बेटा, The principal of the school assembled the students and emphasized the importance of discipline in their everyday lives. बिल्कुल यहाँ पे सही बात है। And emphasized the importance of, emphasized on the importance of, emphasized over the importance of, emphasized upon the importance of, कौन से वाले के साथ जा सकते हैं, देखो जरा ध्यान से समझो इसको। We emphasize on doing something, या फिर emphasize the importance, emphasize on the importance of, emphasize over, emphasize upon, emphasize on something, we emphasize on something, है ना। तो यहाँ पे किसके साथ जाना पड़ेगा बेटा, we emphasized on, so and emphasize on the importance of discipline। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे, तब ये ज्यादा सही होगा, बी सी डी को यहां से हटा देंगे। 113 वुड गो विद ऑप्शन नंबर ए। 114 की बात करते हैं। द ग्रुप वॉज अक्यूज्ड ऑफ बायस्ड पार्टिसिपेशन इन द डिस्कशन बिकॉज देयर एंटायर अटेंशन वॉज सेंटर्ड अराउंड देयर ओन प्रपोजल। सेंटर्ड अराउंड लिख सकते हैं क्या, सेंटर्ड अराउंड कितना अजीब लग रहा है, सेंटर्ड अराउंड नहीं, सेंटर्ड का मतलब है एक तरफ और अराउंड का मतलब हो गया बाहर की तरफ। अबे अंदर और बाहर एक साथ कैसे, सेंटर्ड ऑन लगाना पड़ेगा, सेंटर्ड ऑन देयर ओन प्रपोजल, है ना, किस चीज पर निर्भर या किस चीज पर एकदम सर्कम्ड। तो यहां पे सेंटर्ड ऑन मतलब एक चीज पर ही फोकस्ड, तो पर के लिए हमारे पास में ऑन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ठीक है, बी सी डी यहां से बाहर हो जाएगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 115। देखिए जरा यहां पे, He claimed that he was merely an uninterested participant in the negotiation. उसने क्लेम किया कि he was merely an uninterested participant in the negotiation. वो सिर्फ एक uninterested participant था negotiation में। He was merely an uninterested. अन की बात करेंगे तो an ही ठीक है, disinterested नहीं हो सकता। He claimed that he was merely an uninterested, disinterested, in uninterested, uninterested, no improvement. See यहां पे क्या लगाएंगे बेटा, merely an uninterested। uninterested की बात नहीं होती, it is a disinterested। जिसको कम इंटरेस्ट हो या नहीं इंटरेस्ट होता है उसको disinterested कहते हैं, uninterested की बात नहीं होती है। तो हम A C D को हटाएंगे और disinterested की बात करेंगे। एन अनइंटरेस्टेड यहां पे गलत है बेटा, जिसको इंटरेस्ट नहीं हो उसको अनइंटरेस्टेड नहीं कहते हैं, उसको बोलते हैं डिसइंटरेस्टेड। ठीक है, याद रखेंगे तभी ये सही माना जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 116 पे, देखते हैं ये कौन सी नई वाला लेके आ रहा है, 5 क्वेश्चंस और नई कौन सी चीजें लेके आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इन द फॉलोइंग आइटम्स यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वॉइस ऑफ द गिवन फ्रेज एंड मार्क ए रिस्पांस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। अब यहाँ पे वॉइस चेंज करना है, देखो एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन भी आ गया, अभी तक नहीं आया था, अब आ गया है, पर हमें इसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। चलो देखते हैं 116, चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। हमने क्या सीखा था एक्टिव पैसिव में भैया, जब भी कभी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग हो जाए तब क्या करते हैं हम, इसको किस तरीके से करते हैं, इसको हम जिस फॉर्मेट से किया करते थे उसी तरीके से चलिए इसको करके देखते हैं। ठीक है, अब जैसे रिस्पेक्ट योर एल्डर्स बोला जा रहा है, ये एक सजेशन है कि भैया अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, एक सजेशन है। अब यहाँ पे हमको शुड लगाना पड़ेगा, तब इस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज सही हो जाएगी। तो यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, एल्डर्स आर रिस्पेक्टेड, ये गलत है, रिस्पेक्ट द एल्डर्स ये भी गलत है, एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड और यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। अब जैसे मैंने यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स बोला तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर हम इसको सही तरीके से माने तो ये क्या होना चाहिए, यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये कहना चाह रहा है। तो ये बात तो सेम इसी तरीके से हो गई, लेकिन एक्टिव पैसिव में हमको ये चीज पहले रखनी पड़ती है, इसको बाद में लाना पड़ता है। तो यहाँ पे बाय यू अगर हम जोड़ दें तो ये सेंटेंस कुछ पूरा इस तरीके से बनेगा, एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय यू, लेकिन बाय प्लस कोई भी चीज नहीं लिखी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे प्रेफर्ड होगा, ए को यहाँ से हटाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, चलो 117 की बात करते हैं। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी एक्टिव पैसिव में करी हुई हैं। चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, शट द डोर। अब यहाँ पे शट द डोर ये कमांड है, ये कमांड है, तो क्या करेंगे, लेट से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में बी प्लस जो भी चीज है बी प्लस वर्ब लिख देंगे। ठीक है, लेट द डोर बी शट, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। तो जब भी कभी कमांड होगा हमेशा लेट से स्टार्ट करेंगे, अगर सजेशन है तो शुड वाला चीज यूज करना पड़ेगा, ये चीज हमने ऑलरेडी सीखी थी। अब यहाँ पे क्या करना है भैया, पैसिव से एक्टिव में चेंज करना है। देखो 118 क्या कह रहा है, चेंज फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव। पैसिव से, सुजाता वॉज एडवाइज बाय हर मदर टू कैरी एन अम्ब्रेला वाइल स्टेपिंग आउट इनटू द रेन। सुजाता वॉज एडवाइज्ड की बात यहाँ पे हो रही है, सुजाता को एडवाइज किया गया था, किसने, उसकी मदर ने एडवाइज किया गया था। ठीक, अब यहाँ पे देखो वॉज प्लस V3 लिखा है, वॉज प्लस V3, ये पैसिव में है, तो एक्टिव में क्या होना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म होना चाहिए। तो जहां पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है उसको तुरंत हटा देंगे।
अब हर मदर एडवाइस रहता तो कैरी एन अम्ब्रेला व्हाइल स्टेपिंग आउट ऑनटू द रेन। हर मदर एडवाइस सुजाता वॉज एडवाइस बाय हर मदर, तो हर मदर एडवाइस सुजाता टू कैरी एन अम्ब्रेला व्हाइल स्टेपिंग आउट इनटू द रेन। ठीक है, आउट इनटू द रेन, स्टेपिंग आउट इनटू द रेन। ठीक है, ए वाला बढ़िया है। बी देखो, सुजाता एडवाइस हर मदर, उल्टा हो गया। सी द मदर एडवाइस सुजाता टू कैरी एन अम्ब्रेला व्हाइल स्टेपिंग आउट इनटू द रेन। सुजाता द मदर एडवाइस सुजाता, द मदर एडवाइस सुजाता या सुजाताज मदर एडवाइज्ड, हर मदर एडवाइज्ड किसके साथ लिखेंगे? द मदर एडवाइस थोड़ी बेटा, यहां पे क्या हो जाएगा? हर मदर एडवाइस हो जाता टू कैरी एन अम्ब्रेला व्हाइल स्टेपिंग आउट इनटू द रेन। द मदर एडवाइस थोड़ी बात होगी यहाँ पे, बहुत अजीब हो जाएगा। हर मदर के कॉन्टेक्स्ट में लेंगे तो सी इज आउट, डी तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा क्योंकि चेंज तो करना ही है, एक्टिव पैसिव में चेंज करते ही हैं। तो चलो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ जाते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 119, चेंज फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव। देखो, ही वाज सेड टू बी अ गुड क्रिकेटर, वाज सेड लिखा है, वाज प्लस V3 लिखा है, टू बी अ गुड क्रिकेटर। अब यहाँ पे वाज सेड लिखा है तो मतलब हम V2 के साथ ही चलेंगे, तो दे सेड ही इज अ गुड क्रिकेटर, दे सेड ही वाज अ गुड क्रिकेटर। सी दे सेड, ये दोनों सही है, ही इज अ गुड क्रिकेटर गलत है, और नो चेंज भी गलत है। क्या हो जाएगा बेटा? दे सेड ही इज अ गुड क्रिकेटर। देखो, ही वाज सेड टू बी अ गुड क्रिकेटर, दे सेड ही इज अ गुड क्रिकेटर, दे सेड ही वाज अ गुड क्रिकेटर। अगर हम इसकी बात करेंगे तो बी वाला यहां पे पास में ले जाने लग गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, दे सेड ही इज अ गुड क्रिकेटर हो जाएगा, ही वाज सेड टू बी अ गुड क्रिकेटर हो जाएगा। ठीक है, he was said to be a good cricketer, they said he is a good cricketer, he was said to be a good cricketer, they said he was a good cricketer, they said he is a good cricketer। ओके, यहां पे बेटा ए की जगह हम बी को प्रेफर करेंगे क्योंकि ये चीज पास्ट में जा रही है। सो दे सेड तो ठीक है, लेकिन ही इज लिखेंगे तो सेंटेंस प्रेजेंट में आ जा रहा है, और ये चीज बाद में हो रही तो हम जाएंगे वॉज के साथ में। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट प्रेफरेंस। ठीक है, 120 की बात करते हैं बेटा। पैसिव से एक्टिव में करना है। हिज हेयर इज बीइंग कट, इज बीइंग कट लिखा है मतलब यहाँ पे बीइंग प्लस V3 लिख किया। ठीक है, बीइंग प्लस V3 क्या हो जाता है? आईएनजी को चेंज करने के लिए यूज होता है, तो आईएनजी वाला चाहिए। अ प्रोफेशनल विल बी कटिंग, कोई मतलब नहीं है। अ प्रोफेशनल इज कटिंग इज हेयर, बिल्कुल ठीक है। सी ही विल बी गेटिंग, विल तो लगा नहीं सकते, नो चेंज की बात नहीं होगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी कभी लगती है, इसका मतलब है एक्टिव में क्या रहा होगा? आईएनजी फॉर्म रहा होगा। इज लगा है तो एक्टिव में भी इज चाहिए, तो इज कटिंग हिज हेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट चॉइस, राइट। सो वी आर डन विद ऑल 120 क्वेश्चंस इस सेट के। फिलहाल अभी तक जितने पेपर्स हुए थे वो सारे अपडेटेडली हमने खत्म कर लिए हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा। जो भी जिस पेपर में भी डाउट है प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ये सेशंस आपको कैसे लगे, क्या क्या डाउट्स आए, क्या क्या चीजें बढ़िया लगी, कौन सी नई चीजें सीखी, ये सब कुछ बताइएगा जरूर मुझे कमेंट्स में। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। ऑल द बेस्ट।